इतना बड़ा युद्ध आज तक कभी आमने सामने का नहीं हुआ है। चीन के पायलट ने कहा कि भारत ने पूरे पाकिस्तान को या पूरी पाकिस्तानी वायुसेना को मूर्ख बना दिया। लेकिन इस टाइम से जब उनके पायलटों को लगा कि उन्होंने 4-5 रॉकेट गिरा दिए, जबकि 5 उन्होंने 110 डिब्बाई गिराए थे, मदद की। अगर ये मदद नहीं करते तो अंदर आ नहीं सकते थे, नजर रखते हैं। तो वो इसी स्थिति में घुसपैठ करने वाले कहीं न कहीं से वो भी उसी ढंग का दिमाग लगाते हैं और आ जाते हैं। सरकार ने तय किया था कि इस बार हम यहाँ लॉन्च पैड पर हमला नहीं करेंगे, जो आतंकियों के मुख्यालय या हेडक्वार्टर है वहाँ पर हमला करेंगे। इसके बीच में हमारे लिए एक और लेजर के हथियार हैं जो 30 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट तक है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। जो अभी मिसाइल है उसको हमने एयर डिफेंस सिस्टम में भी कन्वर्ट किया है, लेकिन हमको भारत में भी काफ़ी मतलब मीडिया में एक प्रकार से अपुष्ट समाचार चले जो सही नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक जैमर का जो प्रभाव है 25 मिनट होता है, तो पायलटों के पास 25 मिनट का समय था कि उसके पहले वह सारे हमले अपने पूरे कर उनसे 4.5 गुना अधिक है, मैं 4.5 है। इस कारण उसके सामने कोई विमान आएगा। बाकी विमानों में खुद की जो मिसाइल है DRDO द्वारा विकसित आप1 करके है, अभी MK2 और MK3 तैयार हो गई है, छोड़े थे, हमने सबको मार गिराया। उसमें तीनों का प्रयोग किया हमने, M70 गन का, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम का, और कहीं कहीं हमने क्विक रिएक्शन मिसाइल या पिछोरा मिसाइल का भी प्रयोग किया। तो उसको हमने कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार गिराया, वायुमंडल की ऊपरी सतह। तो भारतीय सेना ने बाद में बताया कि वह चूंकि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर हमने नष्ट किया, इसलिए उस मिसाइल के टुकड़े जो है जमीन पर नहीं आए। तो 4 राडारों को भी हमने मिसाइलों से नष्ट कर दिया। तो जब उनके ज़्यादातर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हमने नष्ट कर दिए, जमीन पर उन्होंने जहाँ जहाँ बोला था जो हमारे पास ही थी। एक तो जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो केवल DRDO ने ही अभी तक बनाया, जो शस्त्र से फिट कर पाया। हथियार पिटे वो चीन के पिटे, चीन की मिसाइलें काम नहीं आती। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में भी पिटा और आपने देखा कि ईरान में भी पिटा। तो कम थे जो देश के पक्ष में लिख रहे थे, लिखने वाले बहुत कम थे। यहाँ तक कि स्वयं भाजपा के कार्यकर्ता भी जो है वो भी कुछ लिख नहीं रहे, तो उससे बचने का प्रयास कर रहे थे, जो सही नहीं है। हम लोग उस मायावी युद्ध की ओर फिर बढ़ रहे हैं। अभी ऐसा आ गया कि हम जैमर, इलेक्ट्रॉनिक जैमर के माध्यम से, AI के माध्यम से शत्रु को भ्रमित करते हैं। आपने बीच में 2 बार देखा होगा कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अभियान चलाया था, जब खाली 300 का प्रयोग करके नैनो सेकेंड में उस बर्फ को गायब कर दिया। तो वहाँ का अधिकारी चमत्कृत हुए, बोला ये तो माया है, तो जादू हो गया। उसके राष्ट्राध्यक्ष ने हमारे राष्ट्रपति को फोन करके धन्यवाद दिया था। भारतीय नौसेना ने उनका 70,000 करोड़ रुपए का जहाज और लगभग 25,000 करोड़ रुपए का सामान जो लगा था उसको बचाने का कार्य किया है। तो मिसाइलों के क्षेत्र में हम लोग हाइपरसोनिक के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। इस समय 12 हाइपरसोनिक मिसाइलें हम लोग बना रहे हैं, जिसमें ब्रह्मोस 2 है, उसकी रेंज जो है 1,500 किलोमीटर है, और काल करके अंतिम मिसाइल है जिसकी तैयारी हमारा आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा और उसका जवाब उसी शैली में देंगे। ये भारतीय नीति में बहुत बड़ा बदलाव है, कारण ही मिलता रहा। चीन और पाकिस्तान ने हमको युद्ध करने का लगातार अनुभव दिया। पूरी युद्धों से हमने लगातार तो सीखा है, अपने को अपडेट किया है। जिस युद्ध में कोई कमी रही है, आदि सैनिक का मुकाबला करने के लिए 10 चीनी सैनिक चाहिए, जो व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर 2 बार उनको हराया, उन पर कब्जा कर लिया, कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका ने अंत में उनको आकर के बचाया। अमेरिका की हवाई युद्ध में भारतीय वायुसेना के सामने पाकिस्तानी वायुसेना कहीं दिखाई नहीं। पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर ब्लफिंग की बात करता है, तो जो प्रधानमंत्री है हमारे ये न्यूक्लियर ब्लफिंग अभी नहीं चलेगी। हाँ, तो इस बात के क्या मायने हैं? नमस्कार, मैं राजेश धोत्रे। एक नए एपिसोड के साथ धोत्रे पॉडकास्ट के एक नए व्यक्ति के साथ में हम हाजिर हैं। डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय साहब हैं, और इन्होंने हाल ही में बुक लिखी है ऑपरेशन सिंदूर। काफी सारे बुक्स आए हुए हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने क्या अलग से पाया है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसमें क्या क्या हुआ, क्या सच क्या झूठ, कौन कितना सच बोल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से,
मीडिया की तरफ से अलग अलग चीजें, मगर पब्लिक डोमेन में जो है उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब ने अलग से रिसर्च करके क्या कुछ पाया, इनसे ही जानते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपने टाइम दिया हमको। और मुझे जानना है सर कि ऑपरेशन सिंदूर में जो अनजाने संदर्भ, ये जो वर्ड है अनजाने संदर्भ, ये काफी कुछ मायने रखता है, तो इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में बताएं कि एग्जैक्टली कि कहाँ से आपने पाया और क्या क्या आपने उसमें अलग चीजें तथ्य मिली। हाँ, देखिए स्रोत जो है वो तो बहुत सारे गोपनीय होते हैं, तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन जो बताए जा सकते थे मैंने पुस्तक के अंत में, जो कि डिफेंस वेबसाइट्स हैं और विशेष करके भारत सरकार की हैं और विदेशी रक्षा विशेषज्ञों ने जो ऑपरेशन सिंदूर पर बात की है, उन स्रोतों को हमने इकट्ठा किया है। दूसरी बात यह है कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर आरंभ करने के पहले भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन हल्दी घाटी किया था 1 मई से 6 मई के बीच में, और उस दौरान भारतीय सेनाओं ने कश्मीर से लेकर कच्छ तक सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन छोड़ करके उन्हें मार गिराने का अनुभव प्राप्त किया था। युद्ध के वास्तविक माहौल में वे अपने को ढाल चुके थे, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। इसके अलावा लोगों को यह नहीं मालूम है कि भले पाकिस्तान लड़ रहा था, लेकिन उसके पीछे हथियार जो थे चीन और तुर्की के थे। कुल मिलाकर के 841 मिसाइलें और 2000 से अधिक ड्रोन जो है पाकिस्तान ने भारत पर छोड़े थे, जिसे हमने 100% दर से मार गिराया। तो उसको कैसे मार गिराया वह इस पुस्तक में काफी विस्तार से दिया गया है। और जिसको सोफिया कुरैशी ने हाइपर सोनिक मिसाइल ना कह करके हाई स्पीड मिसाइल कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बाद में वो जांच पड़ताल के बाद निकला कि DF-17 जो चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका भी प्रयोग पाकिस्तान ने पंजाब में आदमपुर पर किया था, जिसको हमने मार गिराया था। और उन्होंने एक मिसाइल जो है दिल्ली पर छोड़ी थी, दिल्ली का मतलब पीओ पर छोड़ी थी, लेकिन उसको दिल्ली कहा जाता है, तो उसको हमने शीर्षा में मार गिराया था, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो लोगों को जानकारी नहीं रही है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें जैसे विदेशी जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जर्मनी के, अमेरिका के, यूरोपियन यूनियन के, थाईलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, उन लोगों ने जो ऑपरेशन सिंदूर पर बातें करी है वो अभी इसमें दी गई। तो अभी 1 by 1 जाते हैं सर ऑपरेशन सिंदूर अनजाने संदर्भ जी। इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो वाकया हुआ था जी, वो था पहलगाम का अटैक जी। तो ये इसके बारे में मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए कि ये अटैक हुआ कैसे, क्या इसको रोका जा सकता था, क्या इंटेलिजेंस फेलियर था, या कह सकते हैं कि भाई रोज ऐसे अपने को हमलों की अपने को जानकारियां मिलती है, तैयारियों की जानकारियां मिलती है, मगर 1000 में से एक आध तो छूट जाता है। ये वो चीजें रहती है। इसका एक मूल कारण आपको जानना होगा जो लोग नहीं जानते। आपको मार्च 2025 में जाना होगा। आपको याद होगा कि मार्च 2025 में जो जाफर एक्सप्रेस है पाकिस्तान में, उसका अपहरण कर लिया था बलूचिस्तान के लड़ाकों ने। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान की बड़ी छीछा-लेदर हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बड़ी बदनामी हुई थी। फिर पाकिस्तान और चीन की सेना मिलकर बलूच लड़ाकों का दमन करने वाले थे। तो चूंकि लोगों को मालूम नहीं कि बलूचिस्तान का जो आंदोलन चल रहा है वह CIA और मोसाद चला रहे हैं, तो उसके बाद अमेरिका इन्वॉल्व हुआ। अमेरिका ने आसिफ मुनीर को कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उनका दमन नहीं कर सकते, तो आप क्या कीजिए, ध्यान भटकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का आप भारत की ओर छोटा मोटा आतंकी हमला करवा दीजिए, उसके बाद वो प्रतिक्रिया करेंगे, हम संभाल लेंगे। लेकिन वो छोटा मोटा आतंकी हमला हुआ नहीं। आसिफ मुनीर के जो कमांडो थे वही एक प्रकार से आतंकी बन करके आए, और उसके लिए उन्होंने बहुत, जैसे हमारी तैयारी होती है वैसे उनकी भी तैयारी होती है। इसलिए ऐसी जगह पर गए जहाँ किसी ने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ भी आतंकी हमला हो सकता है। जो पर्यटन स्थल था जहाँ लोग केवल घूमने के लिए जाते थे, जिसका सैन्य स्थान के रूप में कहीं कोई जिक्र ही नहीं रहा है, तो ऐसी जगह पर उन्होंने हमला किया। और हमला भी किया तो छोटा मोटा नहीं, बल्कि 28 लोग मारे गए, जिसमें 27 भारतीय थे और एक नेपाली नागरिक था। उसकी प्रतिक्रिया होनी थी। जो प्रतिक्रिया हुई वो काफी बड़ी हुई, और उस बड़ी प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान और चीन, तुर्की, तीनों मिल करके भारत पर हमला करने का प्रयास करते हैं।
एक वो संचालित करने वाली जो मिसाइलें थी वो चीन की थी और जो ड्रोन थे वो तुर्की के थे। तो पाकिस्तान चूंकि उनको चलाने में पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं था, तो चीन और तुर्की के तकनीकी विशेषज्ञ भी वहाँ पर आए थे और वह भी उनकी मदद कर रहे थे। चीन ने माना 20 साल। तो इस ढंग से उन तीनों ने एक प्रकार से हम पर आक्रमण किया और हमने उनको ध्वस्त किया। अच्छा, मुझे ये जानना है सर कि जैसे आपने बताया कि बलूचिस्तान का जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया उसके बाद में उसको डाइवर्ट करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया का जी, तो ये तो चलो उनकी ओर से था, हमारी ओर से उसको कैप्टिवेट करने के लिए इंटेलिजेंस फेलियर के हिसाब से हम उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर हम मान सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि जो अभी कश्मीर के स्थानीय लोग हैं, इन लोगों ने उनकी मदद की। अगर ये मदद नहीं करते तो अंदर आ नहीं सकते थे और रह नहीं सकते थे। दूसरी बात, जो एलओसी है वहाँ पर बाढ़ नहीं लगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक लगी है। एलओसी जो है खुला है, पहाड़ है, जंगल है, नदियाँ हैं, नाले हैं, तो कहीं से भी हर जगह पर सैनिक की तैनाती संभव नहीं है। उनकी पोस्ट होती है 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर पोस्ट होती है, वहाँ से वे नजर रखते हैं। तो वैसी स्थिति में घुसपैठ करने वाले कहीं न कहीं से वो भी उसी ढंग का दिमाग लगाते हैं और आ जाते हैं। तो जब वो अंदर आ गए और लोगों ने उनको जो पनाह दी, अगर पनाह नहीं दी होती तो पकड़े जाते, क्योंकि अंदर के लोगों ने उनकी मदद की, इसलिए वह हमला करने में कामयाब रहे। तो इस इंटेलिजेंस फेलियर को काफी हद तक भारत सरकार मानती भी है, लेकिन हमने बहुत सारे हमले जो हैं नाकामयाब किए हैं। मतलब अभी जैसे दिल्ली में आपने देखा बड़े पैमाने पर NIA ने आतंकियों को पकड़ा, तो विशेष करके मोदी सरकार आने के बाद आतंकी हमले देश के अन्य भागों में नहीं हुई, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो यूपीए सरकार के समय आपको याद होगा कि प्रतिदिन या कहीं कहीं हर महीने कोई न कोई हमला होता था, तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे उनका पहलगाम अटैक के बाद में भारत सरकार की रणनीति में क्या बदलाव था, कितनी सैन्य क्षमता की तैयारी थी, वो थोड़ा सा मुझे संक्षेप में बता सकते हैं? देखिए, भारत सरकार ने तय किया था कि इस बार हम जहाँ लॉन्च पैड पर हमला नहीं करेंगे, जो आतंकियों के मुख्यालय या हेडक्वार्टर है वहाँ पर हमला करेंगे। हेडक्वार्टर पर हमला करने का मतलब है कि आपको पाकिस्तान के भीतर भी हमला करना है। इसके पहले हम POK पर करते थे, तो ऐसी स्थिति में युद्ध हो सकता है। तो भारत ने सबसे बड़ा काम यह किया कि अपना जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है उसको सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया, करगिल से लेकर के कच्छ तक। उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास हर प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे क्विक रिएक्शन मिसाइल है, जो 10 किलोमीटर तक 3 सेकंड के अंदर जो है किसी भी टारगेट को हिट कर देगी जो आ रहा है। उसके बाद हमारी पिछोरा मिसाइल है। इसके बीच में हमारे लिए एक और लेजर के हथियार हैं जो 30 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट तक है। इसके बाद हमने आकाश मिसाइल बनाई जो स्वदेशी है। ये 15 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी टारगेट को मार गिराएगी। आकाश के बाद हमारे पास एक मिसाइल है जिसका नाम बराक 8 है, जो हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाया। वह 125 किलोमीटर तक के टारगेट को नष्ट करती है। उसके बाद हमारा पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है जो 125 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को नष्ट करेगा। उसके बाद हमारा S-400 है जो हमने रूस से खरीदा है। फिर हमारे पास एक और एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, वह है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। जो अगली मिसाइल है उसको हमने एयर डिफेंस सिस्टम में भी कन्वर्ट किया है। तो हम 400 से लेकर के 5500 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकते हैं, किसी भी होस्टाइल मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की हमारी तैयारी थी, मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम था। इसके कारण हम ये मानकर चलते थे कि हमारे देश का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और शत्रु के ठिकाने पर हम सटीक हमला करेंगे। तो जब 6 और 7 मई की रात को हमला किया गया, तो उसके पहले भारतीय वायुसेना ने, आपको याद होगा कि 6 मई की शाम को यह घोषणा की थी कि वो 3 दिनों तक पोखरण में जो है युद्धाभ्यास करेंगे। और उन्होंने पश्चिमी सीमा पर एक प्रकार से उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र से घोषित कर दिया था। तो जब 6 मई की रात को 1 बजे से 1:30 बजे के बीच का समय तय हुआ था, तो भारतीय वायुसेना के विमानों के समक्ष या पायलटों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ तैनात है। उन्होंने चीन से HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा हुआ है जो 250 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी प्लेन को, एयरक्राफ्ट को हिट कर सकती है।
तो ऐसी स्थिति में पायलटों को ये पहले पता करना था। तो इन्होंने क्या किया, पहले खिलौना विमान जो है भेजा और उन्होंने उसी को असली विमान समझ करके हिट कर दिया। तो उनके जब एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ वो मालूम पड़ा तो हमारे पायलटों ने इलेक्ट्रॉनिक जैमर डाल दिया। इलेक्ट्रॉनिक जैमर का जो प्रभाव है 25 मिनट होता है, तो पायलटों के पास 25 मिनट का समय था कि उसके पहले वे सारे हमले अपने पूरे कर लिए। जो हमारे विमान गए थे, प्रयुक्त हुए थे, उनमें से 9 विमानों की 9 यूनिट थी, 9 समूह था। तो सबसे आगे राफेल था, राफेल के पीछे 2 सुखोई 30 MKI थे, फिर मिग 29 था, मिराज 2000 था, हमारा तेजस था, जगुआर थे। तो मतलब हर प्रकार के विमानों का हमने इसमें मिश्रण कर रखा था। तो हमारा कोई भी विमान सीमा नहीं लागता है, भारतीय सीमा में रह करके और 9 आतंकी ठिकानों को या आप कह सकते हैं उनके मुख्यालय हेडक्वार्टर को नष्ट करता है, जिसमें बहावलपुर, सुभान अल्लाह जो था और मरकज जो मुरीद के कल था, दोनों को जो है हमने नष्ट किया। राफेल विमानों ने स्क्रैप मिसाइल का प्रयोग किया था और हैमर मिसाइल का किया था। सुखोई 30 MKI और तेजस विमानों से हमने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया था। मेज और क्रिस्टल मिसाइल का प्रयोग हमने जगुआर और मिराज 2000 से किया था। तो कई प्रकार की मिसाइलों का भी हमने इसमें प्रयोग किया। लेकिन जैसे ही हमारे विमान अपना काम 22 मिनट में ही पूरा कर लेते हैं, वापस लौट रहे थे तो 25 मिनट हो गया, तब तक उनका राडार एक्टिव हो गया। उनका राडार जैसे एक्टिव हुआ, फिर उनके भी हमारे 80 विमान गए थे, तो उनके 120 विमान हवा में आ गए। तो बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे हमने 4.5 पीढ़ी का राफेल खरीदा है 36, तो ऐसे ही 40 विमान के आसपास चीन ने उनको भी 4.5 पीढ़ी का J-10C विमान दिया। तो J-10C विमान में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है, उस मिसाइल की रेंज जो है उसका नाम PL-15E है, उसकी रेंज 225 किलोमीटर है ओरिजिनल, और एक्सपोर्ट वर्जन की 145 किलोमीटर है। तो चीन ने कहा था कि एक्सपोर्ट वर्जन दिया है, लेकिन भारत जानता था कि एक्सपोर्ट वर्जन नहीं, ओरिजिनल दे रहे हैं, तो उन्होंने सीधे गोडाउन से निकाल कर दिया था। तो 225 किलोमीटर की मार करने वाली क्षमता वाली मिसाइल है। भारत के राफेल में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है उसका नाम मेटेओर है, जो दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल है। इसको यूरोपियन यूनियन मतलब फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया है, तो उनकी मानी जाती है। और अमेरिका ने भी F-35 में इन मिसाइलों को लगा रखा है। तो मेटेओर मिसाइल के कारण 300 किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता है और उसकी गति बहुत ज्यादा है, 4.5 है, ध्वनि से 4.5 गुना अधिक है, मैक 4.5 है। इस कारण उसके सामने कोई विमान आएगा नहीं। बाकी विमानों हमने खुद की जो मिसाइल है DRDO द्वारा विकसित अस्त्र 1 करके है, अभी MK2 और MK3 तैयार हो गई है। तो MK1 जो लगी है वो 160 किलोमीटर की रेंज वाली है, लेकिन इसकी जो गति है पूरी दुनिया की मिसाइलों में सबसे ज्यादा है, 5 से ज्यादा 5+ है। तो इसलिए हमारा विमान अगर आगे भी जाकर उनको टारगेट करता है तो जल्दी से लौट सकता है, ये सुविधा थी। लेकिन तब तक हमारे पायलटों को यह आदेश नहीं था कि पाकिस्तानी सेना पर या उनके विमानों को नष्ट करना है, हमें केवल आतंकी ठिकाने नष्ट करने का आदेश था। इसलिए हमारे पायलटों ने उनके विमानों को नष्ट करने के बाद भी नहीं मारा, नहीं तो उनकी पूरी वायुसेना जो है उस दिन खत्म हो सकती थी। तो हमारे विमानों ने क्या किया, उनके द्वारा छोड़ी गई मिसाइलों को इलेक्ट्रॉनिक जैमर से, मैन्यूअल से नीचे गिराया, और एक मिसाइल उसमें से जो PL-15E थी वह आदमपुर और होशियारपुर के बीच में पंजाब के खेत में जो है पूरी एंटिटीज गिर गई थी, जिसको भारतीय सेनाओं ने लेकर के अपने कब्जे में उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर ली है। तो वह एक बड़ी उपलब्धि रही उस दिन की। तो 56 मिनट तक यह युद्ध दोनों वायुसेनाओं के बीच में चला था। थाईलैंड के चीफ मार्शल ने कहा कि विश्व के किसी भी देश के बीच आज तक वायुसेनाओं के बीच में इतना लंबा BBR मिसाइलों का, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जो दृश्यता से परे जब विमान होता है, यानी 150-150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है और हम उसको हिट करने के लिए मिसाइल छोड़ रहे हैं, तो उसको BBR मिसाइल कहते हैं। तो इतना बड़ा युद्ध आज तक कभी आमने सामने का नहीं हुआ है। तो जब 56 मिनट हो गया, चूंकि हमारे विमान लगभग उनसे 40 मिनट पहले उड़े थे और उनके विमान बाद में उड़े थे, हमारे विमानों का ईंधन पहले खत्म हो सकता था। तो उसके बाद राफेल ने अपना एक डिकॉय निकाला। राफेल में एक समझ लीजिए 100 मीटर लंबा एक वायर है, उस वायर के अंत में 30 किलोग्राम का एक डिकॉय है, जिसको एक सुगार डिकॉय कहते हैं, वह यंत्र है। उसको निकाला और उसके माध्यम से उनके पायलटों को सिग्नल दिया कि यह राफेल है। उसके बाद
उन्होंने PL-50 मिसाइल से उसको हिट किया और राफेल ने AI और सेंसर के माध्यम से पहले तो उस वायर को छोड़ दिया और उनको यह दिखाया कि राफेल जो है गिर रहा है, जबकि वो 30 किलोग्राम का यंत्र गिर रहा था, राफेल नहीं गिर रहा था। तो अमेरिका के F-16 के पायलट ने कहा कि भारत ने पूरे पाकिस्तान को या पूरी पाकिस्तानी वायुसेना को मूर्ख बना दिया। तो इस टाइप से जब उनके पायलटों को लगा कि उन्होंने 4-5 राफेल गिरा दिए, जबकि 5 उन्होंने 110 डिवाई गिराए थे, तब वो वापस लौटे। फिर हमारे पायलट वापस आए। जब हमारे पायलट अपने बेस पर पहुंचे तो जिन तकनीकी विशेषज्ञों और वहाँ के ग्राउंड स्टाफ ने जिन्होंने मिसाइल लोड की थी, उन्होंने पायलटों से पूछा कि सर मिसाइलें कहाँ गई? तब इन्होंने कहा जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंच गई है। तब उन लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। आप ये सोचिए जिन लोगों ने मिसाइल लोड की थी उनको भी जानकारी नहीं थी कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो रहा है। इतनी गोपनीयता बरती। अच्छा सर, ये जानना है कि जैसे पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन था फिर बाद जो 56 मिनट्स का जो आपने बताया, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था? इसके बाद अगले दिन भारतीय सेनाओं ने, जिसमें सोफिया कुरैशी सेना की ओर से और व्योमिका सिंह कमांडर जो है वायुसेना की ओर से, विदेश सचिव जो है मिस्त्री जी, तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले बताया कि हमने क्या क्या किया है। उसके बाद आपको याद होगा कि उन्होंने 4-5 बजे के आसपास उन मारे गए आतंकियों का अंतिम संस्कार किया या जो भी उनका सुपुर्दे खाक किया। और उनके साथ आपने देखा होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक के सेना के अधिकारी शामिल थे। यह इस बात का द्योतक है या प्रमाण है कि जो उनके आतंकी आए थे वो उनकी सेना के ही कमांडो हैं, वह आतंकी नहीं है। तो इसलिए उनकी सेना के बड़े से बड़े अधिकारी शामिल हुए। फिर उन्होंने 7 मई की शाम को वहाँ पर शंभू मंदिर पर अटैक किया, इससे क्या कहते हैं तोप के गोले से और ड्रोन से, और जम्मू के गुरुद्वारे पर अटैक किया। स्वर्ण मंदिर पर भी 10 ड्रोन छोड़े थे, तो हमने सबको मार गिराया। तो उसके बाद उन्होंने 7 मई को ज्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ा जो मीडिया में चला था अंतर्राष्ट्रीय, जिसके लिए चीन ने $2 अरब से ज्यादा खर्च किया था, कि जो 108 डिकॉय गिरा था, चीन, पाकिस्तान, तुर्की और कतर, ये चारों देश पूरे विश्व में फैला दिए कि हमने 5 राफेल मार गिराए। और वही जो उनको सिग्नल मिला था रडार पर, वही दुनिया को दिखा रहे थे। लेकिन चूंकि गिरा ही नहीं था तो कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन इसके बावजूद चीन ने बहुत पैसा खर्च करके ये न्यूज पूरे विश्व में चलवाई। तो उसकी प्रतिक्रिया भी याद होगा कि 7 मई की रात को भारत में भी काफी मतलब मीडिया में एक प्रकार से अपुष्ट समाचार चले जो सही नहीं थे। तो दोनों तरफ से गलत सूचनाएं जो है 7 मई की रात भर चली। 8 मई को उन्होंने अगले दिन बड़ी प्रतिक्रिया की। उन्होंने 4:50 पर स्वर्ण मंदिर पर 12 मिसाइलें और 2 दर्जन ड्रोन जो है छोड़े थे, तो भारत ने उसको मार गिराया। उसके बाद उन्होंने जिसे कहें सूर्यास्त होने के पहले ही 6-7 बजे के आसपास करगिल से लेकर कच्छ तक एक साथ 900 ड्रोन छोड़े थे। 900? हाँ, उनको लगा था कि अगर हम एक साथ इतने ड्रोन छोड़ेंगे तो भारत की सारी मिसाइलें जो है डिफेंस सिस्टम के हम खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम मिसाइलों से और विमानों से हमला करके फिर भारतीय ठिकाने नष्ट करेंगे। ये उनकी रणनीति थी। उनको लगा था कि भारत मिसाइलों से ड्रोन को मार गिराएगा। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि DRDO ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है जिसका नाम D4 है। D4 जो है लेजर का हथियार है, वो 1 लीटर पेट्रोल में 1 ड्रोन मार गिराता है। 1 लीटर पेट्रोल? हाँ, उनको लगा था कि 10 लाख का ड्रोन भारत 10 करोड़ की मिसाइल से मार गिराएगा, जबकि हम 100 रुपए उनका 10 लाख का ड्रोन नष्ट कर रहे थे। तो हमने लगभग उनके 2500 ड्रोन 8 और 9 मई को जो नष्ट किए, वो 2500 लीटर पेट्रोल में नष्ट किया, हम ऐसा कह सकते हैं। उसमें हमने AL-70 गन थी सोवियत संघ के काल की, उसका भी प्रयोग किया था ड्रोन को मार गिराने में। उनके कुछ ड्रोन ऐसे थे जिसको BSF ने अपनी राइफल से ही मार गिराया, मतलब। और कुछ ड्रोन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने खिलौना टाइप के ड्रोन छोड़ दिए थे। जब उनके सारे ड्रोन खत्म हो गए तो उनके पास जो भी फोटोग्राफी वाले ड्रोन थे उसको भी छोड़ दिया था, कुछ पत्थर मारकर भी हम लोगों ने गिरा दिया, और कुछ ड्रोन हमने जैमर के द्वारा उनके यहाँ ही लौटा दिया। तो ऐसा ही एक ड्रोन जब उनके यहाँ लौट कर गया तो एक जमींदार कोई था जिसके पास राइफल थी, तो अपनी छत पर से उस ड्रोन को मार गिराता है और वो समाचार चलवा देता है कि उसने भारत का ड्रोन मार गिराया, जबकि वो तुर्की का ड्रोन था। जांच पड़ताल के मालूम पड़ा कि वो पाकिस्तान का ड्रोन था, जिसे भारतीय सेनाओं ने जैमर के द्वारा वापस लौटा दिया था।
यानी इस ढंग से उस दिन उन्होंने केवल 176 मिसाइलों का प्रयोग किया 8 मई को। 9 मई को हम लोगों ने 8 मई को उनको केवल जमीन पर जवाब दिया, वायुसेना की ओर से हमने उन पर हमला नहीं किया। 9 मई को उन्होंने फिर वही दोहराया। 9 मई को क्या हुआ कि चीन ने कहा कि हमारी ज्यादातर मिसाइलों को आप टेस्ट कर लीजिए, और तुर्की ने कहा हमारे जितने ड्रोन हैं मौका मिल गया अब आप टेस्ट कर लीजिए। तो उन्होंने 9 मई को बहुत बड़े पैमाने पर जो है हमले आरंभ किए, वही लगभग 5 बजे के आसपास। तो फिर से स्वर्ण मंदिर से आरंभ करते हैं। उनका पहला टारगेट स्वर्ण मंदिर था। हमने स्वर्ण मंदिर के लिए मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम रखा था, इसलिए हमने सब मार गिराया। स्वर्ण मंदिर छोड़िए कि हमने कोई भी बॉर्डर क्रॉस करके उनकी मिसाइल या उनका ड्रोन नहीं आ पाया। फिर करगिल से लेकर कच्छ तक उन्होंने 1200 से अधिक ड्रोन जो है छोड़े थे। हमने सबको मार गिराया। उसमें तीनों का प्रयोग किया हमने, M70 गन का, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम का, और कहीं कहीं हमने क्विक रिएक्शन मिसाइल या पिछोरा मिसाइल का भी प्रयोग किया। और उनकी मिसाइलों को मार गिराने के लिए हमने आकाश मिसाइल और जो बराक मिसाइल है, और कहीं कहीं 3 मिसाइलों के लिए हमने S-400 का भी प्रयोग किया था। उनकी जितनी भी मिसाइलें आई उनको हमने नष्ट किया। इस बीच में फिर भारतीय सेनाओं को भी आदेश दिया गया कि उनके ठिकाने नष्ट कीजिए, क्योंकि वो मान नहीं रहे हैं। हम लोगों को लगा था कि 8 मई के बाद वो फिर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने 9 मई को बहुत बड़ा हमला किया, तो इसलिए हमको प्रतिक्रिया करनी पड़ी। तो 9 मई को 8 बजे उनका एक विमान F-16 जो है इस कारगिल जो गिलगित बाल्टिस्तान में एयरबेस है चीन के द्वारा बनाया गया, वहां से उड़ान भरता है, और श्रीनगर से राफेल जो है उड़ान भरता है। तो जिस राफेल ने छोड़ दिया था 6 मई की रात को, वही राफेल जो है 290 किलोमीटर दूर से 300 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल जो मिट्योर है, उससे उस F-16 को मार गिराता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी लोगनी जो है आरंभ होती है। उसके बाद 10 बजे के आसपास उनका एक जो अवाक्स विमान है वह उड़ रहा था पंजाब का। तो वही उनकी ओर से जासूसी कर रहा था भारतीय वायुसेना को। तो हमने S-400 को बाहर निकाला और उससे हिट कर दिया। तब तक उनके J-17 और J-10C विमान भी उसके आसपास जो थे, उसकी रक्षा के लिए जो आए थे, उनको भी S-400 ने उड़ा दिया। S-400 ने 9 मई की रात को उनके कुल 8 विमान मार गिराए थे। उसमें उसने एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। उनका एक आवाज लगभग 11:44 पर वह उड़ रहा था खैबर पख्तूनख्वा में, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। वह पाकिस्तान की सीमा के भीतर लगभग 315 किलोमीटर अंदर था, और ये S-400 की एकदम सीमा पर नहीं, वह भी भारत के काफी अंदर है, 50-60 किलोमीटर। और मान लीजिए कि वह विमान जो है 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। S-400 ने लगभग आप कह सकते हैं 380 से 390 किलोमीटर की दूरी पर उसको जो है हिट किया, जो आज तक के विश्व के इतिहास का सबसे दूर का हिट माना जा रहा है। तो उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। उन लोगों ने और जो हमले किए थे, उन हमलों में मिसाइलों की बरसात की थी उन्होंने 9 मई की रात को ड्रोन के साथ साथ। 9 मई को उन्होंने 12:कुछ पर 1 बजे के आसपास आप कह सकते हैं, उन्होंने 2 TF-17 जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वह आदमपुर पर छोड़ी थी, जिसको हमने S-400 से मार गिराया था। उसके बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है 450 से 460 मिसाइलें एक साथ बठिंडा पर उन्होंने वहाँ पर, चूंकि मिसाइलों का भंडारण था, उनको मालूम था कि अगर हम इन मिसाइलों को नष्ट कर देते हैं जहाँ ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी सब रखी है, तो भारत के ऊपर दबाव आ जाएगा। तो उसको टेस्ट करने के हिसाब से उन्होंने और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक प्रकार से टेस्ट करना चाहा। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार है, जो इंद्र के वज्र से प्रेरित है, बिजली का हथियार है, तालिबान है, हमने उसका प्रयोग किया। उसमें नैनो सेकेंड में जो है लाखों किलोवाट बिजली छोड़ करके, मतलब नैनो सेकेंड मतलब सेकेंड का कितना हिस्सा? नैनो सेकेंड का मतलब है वो प्रकाश की गति से कार्य करता है। ओके। तो 3,84,000 किलोमीटर 1 सेकेंड में। अरे वाह। हाँ, तो आप ये सोचिए कि चीन के 140 बिजली का झटका दिए। हाँ, मतलब बिजली एक प्रकार से करंट हमने इतना छोड़ा, लाखों किलोवाट करंट, कि उससे वो नैनो सेकेंड में गायब भस्म हो गए। जैसे श्राप दे देते थे पहले जो आते वो ऐसा हो गया। तो आप ये सोचिए कि 140 सैटेलाइट लगे थे चीन के,
दर्जनों अमेरिका के, भारत के भी लगभग 52 सैटेलाइट लगे थे। पूरी दुनिया के सैटेलाइट थे, एक भी उसका चित्र नहीं निकाल सका। तो उसके बाद अमेरिका और चीन तक की आत्मा काम नहीं, पाकिस्तान तो समझ ही नहीं पाया कि क्या चीज है। एक मायावी हथियार जो हमारा है, जादुई हथियार, हमने उसका प्रयोग किया और वो सारी मिसाइलें गायब हो गई। तब उन्होंने अंत में जो है चीन के कहने पर जो की अंतिम मिसाइल है शाहिद 3 जो अंडमान निकोबार तक जा सकती है, उस मिसाइल को उन्होंने 1:40 पर दिल्ली पर छोड़ा था। उसको मार गिराने के लिए हमने शिरसा में जो हमारा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, हमने उसका प्रयोग किया। तो उसको हमने कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार गिराया, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर। तो भारतीय सेना ने बाद में बताया कि वह चूंकि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर हमने नष्ट किया, इसलिए उस मिसाइल के टुकड़े जो है जमीन पर नहीं आए। तो यानी जब उनको लगा कि उन्होंने अपने सारे हथियार प्रयुक्त कर लिए और उनका कोई हथियार भारत तक नहीं पहुंच पा रहा है, एक मिसाइल जो दिल्ली के लिए छोड़ी थी अंडमान निकोबार तक जा सकती है, उसको हमने शिरसा में मार गिराया। उस तब तक भारतीय वायुसेना के विमानों ने उनके ठिकानों को एक प्रकार से लक्ष्य बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हमने नूर खान बेस पर 4 मिसाइलें जो है छोड़ी थी। नूर खान बेस पर एक रनवे पर गिरी, एक तुर्की का एक जो ग्लोब मास्टर विमान अमेरिका का है उसी पर लेकर के ड्रोन आया था, उसमें 2500 ड्रोन थे, हमने वो भी नष्ट कर दिए। एक मिसाइल जो गई वह ब्रह्मोस मिसाइल ही हमारी थी, वह उनके न्यूक्लियर कमांड पर गई। जी जी, उसके बारे में काफी चर्चा हुई है। न्यूक्लियर कमांड जो है वह उसकी छत जो है वो 6 फीट मोटी है, स्टील और सीमेंट की है। तो उसको हमारी ब्रह्मोस भेद नहीं सकती, तो बंकर बस्टर मिसाइल नहीं है। लेकिन हमने इतना ज्यादा एआई और सेंसर फिट कर रखा था कि उसने अपना दिमाग लगाया और उस बंकर के किनारे जो विंडो एसी लगा था, तो खिड़की से जो है अंदर जाती है और विस्फोट करके उड़ा देती है। इस चमत्कार ने पाकिस्तान को एकदम हिला दिया। तो उसके बाद फिर हमने सरगोधा पर, फिर रहीम यार खान एयरबेस, उनके लगभग 10 एयरबेस पर हमने हमले किए और उनको नष्ट कर दिए। उनके दिन में जो है 9 मई को हमने सुबह ही जो है उनके 2 जो एयर डिफेंस सिस्टम थे SQ-9B लाहौर और चकराला में, उसको हमने ड्रोन से नष्ट कर दिए थे। लॉकहीड मार्टिन ने उनको 4 राडार दिए थे, उन 4 राडारों को भी हमने मिसाइलों से नष्ट कर दिया। तो जब उनके ज्यादातर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हमने नष्ट कर दिए, जमीन पर उन्होंने जहाँ जहाँ गोलाबारी की, बीएसएफ और भारतीय सेना ने उस पोस्ट को ही उड़ा दिया। हमने तोप के गोले तक में जो है जीपीएस सिस्टम लगा रखा है, इसलिए जहाँ से गोला आया वहीं पर गोला जाकर गिरता था और उनकी पोस्ट उड़ जाती थी। बीएसएफ और सेना ने गिन करके बाद में बताया कि हमने कुल उनकी 118 पोस्ट जो है उड़ा दी 9 मई की रात को। तो एक बड़ा झटका उनको मिल चुका था। उनको लगा कि अब वो ऐसे नहीं बचेंगे, क्योंकि उनका कोई एयरबेस ही नहीं बचा जिससे उनका विमान उड़ सके और भारत पर हमला कर सके। उन्होंने जितनी मिसाइलें थी सब छोड़कर देख ली थी। तब वे अमेरिका की शरण में जाते हैं। यहाँ से मुनीर जो है 3:30 बजे अमेरिका के विदेश मंत्री को फोन करते हैं और कहते हैं भैया हमारा तो सब गया ही। इस बीच में हमारी एक मिसाइल जो है किराना हिल्स के दरवाजे पर गिर गई। ऐसा माना जाता है, मेजर गौरव आर्या ने और कई लोगों ने बताया, दीपक बोरा जो पूर्व राजनयिक है उन्होंने बताया कि किराना हिल्स में असल में अमेरिका ने जो अपने 200 के आसपास परमाणु और हाइड्रोजन बम छिपा रखे थे चीन, रूस और ईरान पर गिराने के। अच्छा, मतलब अमेरिका का असला वहाँ पर रखा हुआ था। तो उसके दरवाजे पर जब हमारी मिसाइल गई तो हमने पाकिस्तान का समझकर भेजा था, लेकिन वो अमेरिका का नुकसान हो गया। तो दरवाजा बंद होने से आगे क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। फिर एक निश्चित तापमान पर परमाणु बमों को रखा जाता है, तो वो तो नष्ट हो गए होंगे। फिर उनके हो सकता है कुछ वैज्ञानिक रहे हों, कुछ सैनिक रहे हों, मारे गए होंगे। तो अमेरिका ने उसी रात जो है अपना विमान भेजा था जो रेडिएशन चेक करने वाला जो था। जी जी। और फिर यहाँ से मिस्र ने, इजिप्ट ने भी अपना विमान भेजा था एक रेत लेकर के जो बालू एंटी रेडिएशन का कार्य करती। बाद में चीन ने भी पता करने का प्रयास किया था। तो उसके बाद जब इन्होंने फोन किया अमेरिकी विदेश मंत्री को 3:30 बजे, इन्होंने पहला वाक्य यही कहा कि मेरा तो कुछ नहीं बचा है, आपका भी नहीं छोड़ा है। तो उसके बाद फिर उनके विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया। एस जयशंकर ने कहा भाई हमको नहीं मालूम, आपने कभी बताया नहीं कि आपका वहाँ पर अड्डा है, नहीं तो उस पर हमला नहीं होता। लेकिन अब हमने तो पाकिस्तान का समझ कर किया, वो पाकिस्तान ही उसको भुगतेगा। तो दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर उनको युद्ध विराम चाहिए तो उनको बोलिए कि भारत सरकार की नीति है कि पाकिस्तानी सरकार से हम कभी बातचीत नहीं करेंगे। युद्ध विराम तभी हो सकता है जब उनके डीजीओ हमारे डीजीओ से रिक्वेस्ट करें।
तो उनके डीजी फिर उन्होंने तुरंत आसिफ मुनीर को फोन किया। आसिफ मुनीर के कहने पर उनके डीजीएमओ ने 4:30 बजे सुबह ही हमारे डीजीएमओ को फोन किया, लेकिन तब तक ही उनको संदेश दे दिया गया था कभी फोन पर बात मत कीजिए, क्योंकि अभी भोलारी एयरबेस और एक एयरबेस जैकोबाबाद का बचा हुआ है, अभी काम बाकी है। हमारे उसमें लक्ष्य में 2 अड्डे भी और बाकी है, तो इसलिए अभी उनको अटेंडेंट को बोलिए को बोल दे कि दिन में 3:30 बजे के आसपास फोन करें। तो उसके बाद उन्होंने दोपहर को फोन किया, फिर बातचीत के बाद युद्ध विराम हुआ। लेकिन सुबह हम लोगों ने चूंकि भोलारी एयरबेस और जैकोबाबाद बाकी था, तो सुबह जब उनका नमाज पढ़ने का समय हो गया तो भारत ने हमला रोक दिया। उसके बाद 7:30 बजे भोलारी एयरबेस पर उनका एक आवास विमान जो उतरता है सिंध में है, और उसी समय जोधपुर से हमारा सुखोई 30 MKI उड़ता है। उनका जैसे ही रनवे पार करके वहाँ पर पहुंचे अपने हैंगर में वो पहुंच ही रहा था, तब तक इन्होंने मिसाइल छोड़ दी थी जोधपुर से, और 46 सेकंड में ब्रह्मोस जो है उस हैंगर पर जाकर गिरी और वो विमान आवाज उड़ गया। उसके साथ 3 F-16 और 4 J-17 विमान भी उड़ गए। हमने कुल मिलाकर के उनके 11 एयरबेस और 19 विमान मारे गए हैं। अभी तक 13 की बात भारतीय वायुसेना ने की है, लेकिन कुल मिलाकर के जो आंकड़े आए हैं 19 विमान हमने मार गिराए हैं। साथ ही उनके जितने कमांड और कंट्रोल सेंटर थे उनको नष्ट किए। लॉकहीड मार्टिन के 4 जो बड़े ही शक्तिशाली रडार थे उनको नष्ट किए, और HQ-9 भी जो एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया था वो उनके लगभग हमने 3 सिस्टम जो है नष्ट किए। केवल कराची वाला सिस्टम अभी बचा रह गया, क्योंकि नौसेना ने आक्रमण नहीं किया, उसको मौका ही नहीं मिला। तो इस टाइम से फिर युद्ध विराम हुआ, तो दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संबोधित किया अपनी जनता को। अच्छा सर, अभी तो आपने जो बताया कि हथियारों का बारे में, मुझे मतलब जो हथियार हमारे यहाँ से इस्तेमाल किए गए उसकी विशेषता क्या थी, जिसके चलते हमने इतने कम समय में इतना प्रोबेबली स्पेसिफिक हिट किया और सफलता पाई? तो हमारी थोड़ी हथियारों के बारे में बताएं ताकि पता चले लोगों की एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, कार कैसे हिट किया और कैसे सफलता पाई। देखिए, इसमें 2 चीज ऐसी थी जो हमारे पास ही थी। एक तो जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो केवल DRDO ने ही अभी तक बनाया, जो 100% हिट कर पाया। वो लेजर का है, इसलिए उसको हिट करना आसान है, और वो प्रकाश की गति से कार्य करता है, तो इसलिए किसी भी ऊंचाई पर कितनी भी तेजी से ड्रोन आ रहा है तो उसको हम मार गिराएंगे। तो ड्रोन को इतने बड़े पैमाने पर आज तक कोई भी सेना नहीं मार गिराई। जर्मनी के चीफ मार्शल ने कहा जैसे आंख में पट्टी बांधकर लोग गौरैया का शिकार करते हैं, तो ऐसे ही भारतीय सेना ने जो है आंख बंद करके तुर्की के ड्रोन का शिकार किया है। मतलब तुर्की के ड्रोन की हमने ब्रांडिंग जो है खत्म कर दी। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। दूसरी बात, लोगों को लगा कि S-400 ने ही सारा करामात किया है, लेकिन S-400 का प्रयोग केवल 11 बार हुआ था। 8 बार विमानों को मार गिराने के लिए और 3 बार जो है उनकी मिसाइलों को मार गिराने के लिए। बाकी हमारी जो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश मिसाइल है और जो बराक 8 हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाया है, इन दोनों ने अधिकांश मिसाइलों को मार गिराया है। फिर हमने जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन काली 5000 है उसका प्रयोग करके उनकी थोक में आई हुई मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया है। तो यानी इन हथियारों का प्रयोग जो है पहली बार हुआ। दूसरी बात आप देखेंगे कि हमने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध लड़ा है। हमने पहली बार अपने सैटेलाइट से जो ग्राउंड रडार हैं उनको भी जोड़ दिया था। फिसले की ऊंचाई पर कौन सा खतरा कब आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, तो हमको एक्चुअल जानकारी मिलती थी। और हमारे ऊपर जो चीन के 140 सैटेलाइट लगे थे उनको भ्रमित भी करना था। तो जहाँ पर S-400 उनको दिखाई दे रहा था वहाँ पर वो था ही नहीं। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल द्वारा उनको भ्रमित करने का भी कार्य किया, तो इसलिए उनके हमले जो हुए वो सब नाकाम रहे। और हमारे विमानों में चूंकि AI हमने मिसाइलों में फिट कर रखी है, बहुत पावरफुल सेंसर रखा है, हमने जो टारगेट फीड कर दिया तो उसको लॉक करने के बाद फिर भूल ही जाते थे कि छोड़ दिया तो अपने आप हिट करेगा। जैसे ब्रह्मोस ने उनकी न्यूक्लियर कमांड को हिट किया। यह जो है बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हमने इलेक्ट्रॉनिक जैमर से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में बहुत बड़ी उपलब्धि पाई है। उन लोगों ने 10,000 से अधिक साइबर अटैक किए थे, बड़े साइबर अटैक, उसको भी हमने विफल किया। लेकिन हमने युद्ध के दौरान जानबूझकर साइबर अटैक उनके ऊपर नहीं किया, नहीं तो उनका पूरा सिस्टम वैसे ही अपंग हो सकता था। तो एक युद्ध यह भी चल रहा था। जिस युद्ध में हम लोग पराजित हुए वो है डायरेक्शन का युद्ध।
उन्होंने नैरेटिव जो है, उन्होंने नैरेटिव ऐसा फैलाया कि राफेल मार गिरा, और भारत में भी कुछ लोग मोदी विरोध के कारण देश की सेना का भी विरोध करते हैं। तो इस कारण से जो है राफेल के पक्ष विरोध में वो भी जो है बयान देने लगे, और यहाँ भी सोशल मीडिया पर उसको प्रचारित प्रसारित किया गया, जो पूरी तरह से असत्य था। हमारे एयर चीफ मार्शल ने कहा ये तो उनके लिए मनोहर कहानियां सब गढ़ी हुई है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से एक एक हथियार जो है उनका बड़ा महत्व रहा है। मिसाइलों में आप देखेंगे कि राफेल ने जिस हैमर मिसाइल का प्रयोग किया था, हैमर जो है बंकर बस्टर मिसाइल है, तो जो भावलपुर का वो था मरकज था, जब उसकी छत को तोड़ कर गया, तो उसका जो चित्र है मतलब लगेगा कि आपको कितना विध्वंसक है। तो वहाँ हैमर मिसाइल का प्रयोग किया, स्कैल्प मिसाइल का प्रयोग किया, ब्रह्मोस का हम लोगों ने किया, फिर मेज और क्रिस्टल का किया। हमारे सारे विमानों ने अपना काम बखूबी किया। इसमें एक और जो सबसे बड़ी बात थी कि हमने अपनी मिसाइलों में इतना ज्यादा नई तकनीक का और एआई का प्रयोग किया, हम कह सकते हैं कि हमने नेक्स्ट जनरेशन वार लड़ने का अनुभव जो है इसके माध्यम से प्राप्त किया। इसलिए जो अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ हैं जॉन स्पेंसर, उन्होंने कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वह भारत से सीखे, ऑपरेशन सिंदूर से सीख ले कि युद्ध कैसे शुरू किया जाता है और युद्ध कैसे समाप्त किया जाता है। ओके, तो ये मुझे ये जानना सर कि जैसे हमारे पास मल्टी लेयर एयर डिफेंस है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए कि एग्जैक्टली कैसे करता है। चूंकि हमने सैटेलाइट और ग्राउंड राडार को, और जो हमारे विमानों में आवाज विमानों में राडार लगे हैं, हमने सबको यूनिफाइड कमांड में जोड़ दिया था। तीनों सेनाओं को हमने जोड़ दिया था, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, सब आपसी तालमेल से काम कर रहे थे। यूनिफाइड कमांड में होने से कौन सा टारगेट कितनी ऊंचाई पर आ रहा है इसकी जानकारी मिलती थी। मान लीजिए कोई ड्रोन आ रहा है, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, तो उसके लिए हम एंटी ड्रोन सिस्टम का प्रयोग करते थे। उससे ज्यादा ऊंचाई पर है तो हम M70 गन का प्रयोग करते थे, वो विमान भेदी तोप है। अगर उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर है, पिछोरा मिसाइल का करते थे। इसी प्रकार से उनकी जो मिसाइलें आ रही थी, तो मिसाइल कितनी ऊंचाई पर आ रही है, अगर 40 किलोमीटर तक की ऊंचाई है तो आकाश मिसाइल का प्रयोग करते थे। अगर 40 से 125 किलोमीटर के बीच में आ रही है, इस रेंज पर ज्यादा मिसाइलें आई थी, तो उसमें हमने बराक 8 का प्रयोग किया। अगर उसके ऊपर की मिसाइल आ रही तो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग किया, और अगर उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर है S-400 का, और जो उनकी सर्वोच्च मिसाइल है शाहीन 3, उसको जब उन्होंने छोड़ा तो उसके लिए हमने अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जो 5500 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकता है, तो संभव है कि वो 800 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई पर उसने मार गिराया। तो हमने जैसा टारगेट था, जैसा उन्होंने शत्रु की होस्टाइल मिसाइल थी, हमने उसके अनुसार जो है अपने एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग किया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में कहीं भी गैप नहीं था। गैप न होने के कारण हम 100% अपने को बचाने में सफल रहे। और चूंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया, हमारे इलेक्ट्रॉनिक जैमर के आगे वह सरेंडर कर गया। चीन का हथियार खिलौना ही सिद्ध हुआ हमारे सामने। तो हमने इसलिए जहां भी उन पर हमला किया वो एकदम सटीक किया, एआई के माध्यम से किया, सेंसर के माध्यम से किया, और वह उस हमले को रोक नहीं पाए। उनको हमला हो जाने के बाद मालूम पड़ता था, जब तक हमारी मिसाइल उनके यहाँ हिट कर देती थी तब वो देख पाते थे। तो मतलब इतनी तेजी से हमारी मिसाइलें गई हैं। तेजी का दो कारण था कि हमने जमीन से कोई मिसाइल नहीं छोड़ी। हम अपने विमानों से मिसाइल छोड़ते थे। तो विमानों से जब ऊंचाई से आप मिसाइल छोड़ेंगे तो जो गुरुत्वाकर्षण है धरती का, वह भी मिसाइल को खींचता है। तो गुरुत्वाकर्षण की गति मिल करके उस मिसाइल की गति को और बढ़ा देती है, इसलिए जब तक वो देख पाते तब तक मिसाइल पहुंचती। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस ढंग से सटीक निशाने लगाए, उसके कारण उसकी ग्लोबल ब्रांडिंग हो गई।
तो भारत के 3-4 हथियारों की इसमें काफी चर्चा रही। ब्रह्मोस मिसाइल की, आकाश मिसाइल जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी चर्चा रही। डीप और एंटी ड्रोन सिस्टम ताइवान से लेकर यूएई तक सब खरीदना चाहते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का भी आपने देखा कि कई देशों ने ऑर्डर लिया, लगभग 21,000 करोड़ रुपए का उसका ऑर्डर अभी बुक हुआ है। वो चाहे वियतनाम के माध्यम से हो, इंडोनेशिया उसमें रुचि ले रहा है, यूएई ले रहा है, साइप्रस और ग्रीस को भी दे रहे हैं। तो आने वाले समय में हम एक बड़े रक्षा निर्यातक देश बन जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर से सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है। इसमें जो डीप और एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये भले DRDO ने बनाया है, लेकिन इसको 3,500 ट्रकों पर तैनात करके देने का कार्य 6 महीने में अडानी डिफेंस इंडस्ट्रीज ने किया। तो अडानी के भी 2 हथियार इसमें काफी चर्चा में रहे। एक D4 एंटी ड्रोन सिस्टम और दूसरा हारूफ ड्रोन जो है, जो इजराइल और अडानी ने मिलकर बनाया है। तो वह ड्रोन जो है लाहौर और चक्राला के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करता है। सुसाइड ड्रोन है, काम के ड्रोन है। और चूंकि दिन के उजाले में किया था तो लाहौर वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ था, 7:30 बजे दिन में 9 मई को किया था। उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने में हमारे ड्रोन की जो बड़ी भूमिका थी वो भी अडानी डिफेंस सिस्टम द्वारा बनाया गया है। तो इनके हथियारों की भी काफी इसमें ब्रांडिंग हो गई। इसमें जो हथियार पिटे वो चीन के पिटे, चीन की मिसाइलें काम नहीं आती हैं। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में भी पिटा और आपने देखा कि ईरान में भी पिटा। अमेरिका और इजराइल ने जैसा चाहा वैसा हमला किया, वो डिफेंस सिस्टम कहीं काम नहीं आया। दूसरी बात यह थी कि तुर्की का जो ड्रोन यूक्रेन युद्ध में हाहाकार मचा चुका था, पूरे विश्व में उसकी ब्रांडिंग थी, उसको हमने खिलौना सिद्ध कर दिया। आंख मूंद कर इसको मार गिराया और बड़े पैमाने पर 2-2,500 ड्रोन मार गिराया। 2475 ड्रोन लोग बोलते हैं कि हमने मार गिराया। तो लगभग 2,500 ड्रोन को मार गिराना कोई आसान कार्य नहीं था। और उसमें स्वान ड्रोन के रूप में भी कई उन्होंने 300-400 की संख्या में एक साथ छोड़े थे, तो उसको मार गिराया। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इस युद्ध की। लोगों को भी ये नहीं मालूम था, लोगों को यही मालूम था कि हमने उनके 11 एयर बेस नष्ट किए और 9 आतंकी ठिकाने नष्ट किए, लेकिन उन्होंने कितने बड़े पैमाने पर हमला किया तो इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी। तो हमने अपनी पुस्तक में यह भी बताने का प्रयास किया। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे हमारी अटैकिंग पोजीशन के बाद में पाकिस्तान के पास में भी उनके पास सर्विलांस होगा, उनके पास भी रडार होगी, उनके पास भी वो सब चीजें होगी जो हमारी तरफ से आने वाले हथियारों को रोकने की काबिलियत रखते थे। तो वो क्यों नहीं रोक पाए, या फिर उनकी तरफ से क्या फेलियर थी, वो भी जानना चाहेंगे शत्रु पक्ष का। देखिए, हमारे पास जो कुछ था अपना था जी, हमने यूनिफाइड कमांड में जोड़ रखा था। इसरो के 400 वैज्ञानिक लगातार 88 घंटे जो है ऑन ड्यूटी रहे और उन्होंने हर पल की जानकारी दी। हमने जो अपने ग्राउंड रडार को इसरो के सैटेलाइट से जोड़ रखा था, उससे हमें हर ऊंचाई की जानकारी मिल रही थी। दूसरी बात यह थी कि वो चीन पर पूरी तरह से आश्रित थे। चीन के 140 सैटेलाइट उनको जानकारी दे रहे थे, लाइव फीड दे रहे थे, लेकिन हमने क्या किया कि चीन के सैटेलाइट को गलत जानकारी दी। जहाँ पर जो चीज नहीं था वहाँ पर उनको दिखाया। पंजाब के खेत में दिखा दिया कि वहाँ ये 400 तैनात है। जहाँ पर एयरपोर्ट नहीं वहाँ पर एयरबेस दिखा दिया। अच्छा। तो वो उनके सैटेलाइट को हमने भ्रमित करने का काफी कार्य किया। अच्छा। तो उनके सैटेलाइट सटीक जानकारी नहीं दे पाए, इसलिए जब हमारी मिसाइलें जाती थी तो उनके सैटेलाइट जो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। दूसरी बात यह हुई कि लॉकहीड मार्टिन ने बहुत पावरफुल राडार दिए थे जो 500 किलोमीटर के रेंज तक पता करते हैं। तो हमने उन राडार को ही मिसाइल हमले से नष्ट कर दिया। जो खुद की रक्षा नहीं कर पाया, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम चीन का SQ-9B था, उसको हमने ड्रोन से, सुसाइड ड्रोन से नष्ट कर दिया। तो इसलिए उनके पास बचाव के लिए कुछ नहीं बचा। हमारे पास क्या था कि हमने पहले बचाव किया, उनको सारे हमले करने दिए। जब हमने हमले शुरू किए तो उनके पास बचाव के लिए कुछ बचा नहीं था। तो इस कारण से वह पूरी तरह से पीट गए और हम पूरी तरह से बच गए। यह जो है इस युद्ध की एक बड़ी उपलब्धि है। So, ये समझने के लिए काफी ये नहीं चाहिए कि हमने जीता है, मगर जो मीडिया जैसे कहते हैं कि भाई नरेशन वाला जो चीज है वो कहीं स्पेकुलेशन अलग लेवल पे लेके जाता है। छत पे युद्ध बोल सकते हैं मीडिया का, छोटा बयानबाजी करना। और मीडिया की भूमिका इसमें बहुत अच्छी नहीं रही, और विशेष करके चूंकि सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया में उनके पास ज्यादा 56 देश तो उनके खुद के हैं, और चीन था, चीन के अलावा तुर्की और पश्चिमी मीडिया भी जो है कहीं कहीं एक बार उनके प्रभाव में आ गया था। इसलिए पूरे विश्व में गलत सूचनाएं एक बार चली।
भारतीय मीडिया का कोई इसमें बहुत विश्वसनीय रोल नहीं रहा और भारत की जो सोशल मीडिया है इसमें भी बहुत कम थे जो देश के पक्ष में लिख रहे थे, लिखने वाले बहुत कम थे। यहाँ तक कि स्वयं भाजपा के कार्यकर्ता भी जो है वो भी कुछ लिख नहीं रहे, उससे बचने का प्रयास कर रहे थे जो सही नहीं है। अगर आप अपने देश के पक्ष में खड़े नहीं हो सकते, संकट के समय उसके पक्ष में लिख और बोल नहीं सकते, तो यह निश्चित रूप से सही संदेश नहीं देता। तो नैरेटिव में हम लोग इसीलिए पराजित हुए। लेकिन इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो भारतीय नौसेना की थी। भारतीय नौसेना ने 24 अप्रैल को ही अपने को पारगाम हमले के लगभग 45 घंटे के अंतर्गत जो है इन्होंने पूरे पश्चिमी अरब सागर में जो है पूरे अरब सागर में पश्चिमी बेड़ा जो नौसेना का है पूरा उतार दिया था। उसमें 45 युद्धपोत थे, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 6 पनडुब्बियां और हमारे विध्वंसक फ्रिगेट वगैरह सब थे। और पूरा जो कराची हो, ग्वादर हो, उनका मकराना हो, 3 बंदरगाह है, तीनों को हमने अपने टारगेट पर लगातार रखा हुआ था। तो भारतीय नौसेना को हमला करने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन भारतीय नौसेना ने 22 अप्रैल से लेकर के जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला तब तक उनके यहाँ कोई भी जहाज युद्ध की सामग्री लेकर जाने नहीं दिया। हमने एक प्रकार से उनका पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक करके रखा था और उसको हम लंबे समय तक ब्लॉक कर सकते थे। लेकिन बाद में हमने किसी का नुकसान हो, जनता के ऊपर कोई अन्याय न हो, इसलिए हम उसको ब्लॉकेज हटा लेते हैं। तो इस ढंग से भारतीय नौसेना की बहुत बड़ी भूमिका थी और भारतीय नौसेना के डर के मारे उन्होंने अपनी पनडुब्बियों को और अपने कुछ युद्धपोतों को ईरान में छिपा दिया था और कराची बंदरगाह को बचाने के लिए उन्होंने तुर्की की युद्धपोत को बुला लिया था जो कराची बंदरगाह के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था कि हम हमला करें तो पहले रास्ते में दिखाई दे। वो ट्रैक करने का भी काम कर रहा था। इस ढंग से भारतीय नौसेना की भी बहुत बड़ी भूमिका थी और अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार आपको गोली चलाने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगली बार आपको जरूर मिलेगा। तो कहीं न कहीं नौसेना एक मन में बला लेकर बैठी है कि हमको मौका जो मिलना चाहिए तो नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में उससे बड़ा मौका मिलेगा। इतनी बड़ी बात थी। तो एयरफोर्स ने इसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभाई। एयरफोर्स की थी और सेना की थी, क्योंकि असली खतरा जो एयर डिफेंस सिस्टम ने जो झेला है वो तो सेना और वायुसेना ने मिलकर किया है। जैसे S-400 को वायुसेना ऑपरेट करती है, बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय सेना ऑपरेट करती है। तो बॉर्डर पर तो सेना और सीमा सुरक्षा बल ही खड़े थे, तो BSF और सैनिकों ने जिस ढंग से गोलाबारी का जवाब दिया वो तो आमने सामने की लड़ाई में थे। वायुसेना ने मिसाइलों के द्वारा ऊपर से हमले किए और बचाव किया और उनके कुछ विमानों को मार गिराया। तो हमने जो पूरा का पूरा सिस्टम यूनिफाइड कमांड में कर दिया था, तीनों सेनाओं को जोड़ दिया था। तो उससे जिसको रिएक्ट करना है वही रिएक्ट करता था। मान लीजिए उनकी कोई मिसाइल आ रही है, उसको मार गिराने के लिए हम विमान भी भेज रहे हैं और नीचे से भी मिसाइल दाग रहे हैं, तो वो बेकार की बात है। किस मिसाइल को किस ऊंचाई पर किससे मार गिराना है ये हमारा सब तय था। और जो वार रूम दिल्ली में बना था वह बहुत बड़ा था और उसमें बाकायदा जो है सब दिखाई दे रहा था, पूरा एशिया ही एक प्रकार से दिखाई दे रहा था कि कहाँ पर कौन सी चीज कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, इसलिए उनको सही समय पर कमांड भी जाता था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसमें इसरो के 400 वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने 88 घंटे बिना सोए उनका सहयोग था, कंटिन्यूअस था, क्योंकि भारतीय सेनाओं को लगातार वो फीड दे रहे थे, लाइव फीड दे रहे थे, क्योंकि किस समय कौन सा जैसे वहां से कोई मिसाइल लॉन्च हुई तो तुरंत यहाँ सूचना आ जाती थी, फिर इनका रडार एक्टिव हो जाता था, फिर उसको मार गिराने के लिए किस मिसाइल को मार गिराना है उनको ऊंचाई का जैसे ज्ञान होता था, हम तुरंत उसको लॉन्च कर देते थे। तो इस कारण से हमारी तैयारी जो है एक विश्वस्तरीय तैयारी रही और हमने एक प्रकार से अमेरिका और चीन तक को छका दिया कि मतलब जिस ढंग का युद्ध हमने लड़ा है शायद आप नहीं लड़ पाएंगे। और आपने देखा कभी ईरान से अमेरिका निकल नहीं पाया, हमने तो 88 घंटे भी पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ये बड़ी उपलब्धि। सर हमारे पास में अभी पहले एक पारंपरिक युद्ध में होता था, स्थल सेना लड़ रही है, वायुसेना लड़ रही है, नौसेना लड़ रही है, तो अभी का परिप्रेक्ष्य एकदम अलग हो गया है जी। ड्रोन वॉर आ गया है, AI टेक्निक आ गया है, तो ये कितना चेंज है शत्रु पक्ष को चकाने के लिए। जैसे आपने बोला कि राफेल के पीछे 30 किलो का लगा दिया एंड देन वो छका दिया। हाँ सही बात। तो ये किस तरह का छद्म युद्ध आने वाले समय में या अभी चल रहा है या आने वाले समय में और कितना चेंजेस आ सकता है? आपने देखा होगा कि रामायण और महाभारत में जो मायावी युद्ध होता था, हम लोग उस मायावी युद्ध की ओर फिर बढ़ रहे हैं।
अभी ऐसा आ गया है कि हम जैमर के इलेक्ट्रॉनिक जैमर के माध्यम से एआई के माध्यम से शत्रु को भ्रमित करते हैं। आपने बीच में 2 बार देखा होगा कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अभियान चलाया था जब हमने जीपीएस जाम किया था। एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पर किया था और दूसरी बार पूरे पश्चिम भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में किया था। तो जीपीएस जैमिंग के समय हमने दिखाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल द्वारा कि भारतीय वायुसेना का एक विमान जो है यहाँ से उड़ रहा है, कराची एयरपोर्ट से उड़ रहा है, उड़ान भरता है और जो फ्लाइट ट्रैकर सिस्टम है मोबाइल में उसमें भी दिखाई दे रहा है। भारतीय वायुसेना का विमान कराची से उड़ान भर करके कच्छ से होते हुए भारत की ओर बढ़ रहा है, जबकि वो विमान वहाँ नहीं है, विमान है ही नहीं, लेकिन हम केवल जीपीएस जाम करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल द्वारा दिखा रहे हैं कि भारतीय वायुसेना का विमान है। तो भविष्य में युद्ध के समय पाकिस्तान को अपने आकाश के ऊपर सैकड़ों विमान दिखाई दे सकते हैं। तो विमान नहीं होंगे, पता चला उनके विमानों को ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के द्वारा दिखा दिया कि वहाँ भारतीय वायुसेना लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और उन्होंने अपने ही विमानों को मार गिराया है। तो आने वाले समय में इस प्रकार की स्थितियाँ आने वाली है। दूसरी बात क्या है कि आप कितने हथियारों को मार गिराते हैं और कितने हथियारों को वापस लौटा देते हैं, तब उनके ड्रोन और उनकी मिसाइलों को वापस लौटाने की कला भी बहुत तेजी से विकसित कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक जैमर द्वारा। अगर उनकी मिसाइल लौटकर उनके पर गिर जाए, उनका ड्रोन उन्हीं पर गिर जाए, मतलब हम उनके ड्रोन्स को कैप्टिवेट करके फिर उन्हीं की तरफ मोड़ देंगे हम, मतलब बॉर्डर पार नहीं करने देंगे, सीमा पर ऐसा सिस्टम लगा रहे हैं। एआई जैसे अभी पूरा स्मार्ट सिस्टम बॉर्डर की फेंसिंग से लेकर के एआई जनरेटेड कर रहे हैं, ड्रिवन एक प्रकार से सीमा तैयार कर रहे हैं। तो वहाँ जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक जैमर रहेगा तो उनके ड्रोन को वहीं से लौटा देगा, तो वापस लौट जाएगा तो भारत का ड्रोन समझ करके उसको मार गिरा सकते हैं, या भारत की मिसाइल समझ कर, या मान लो किसी महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने पर गिर गया, तो वो सब स्थितियाँ भविष्य में आने वाली है, हम उसकी तैयारी करें। सर, हमारे पास में जैसे अपने मिसाइल्स की रेंज बताई, छोटा से लेकर 25 किलोमीटर से लेकर 2.5, तो वो किस तरह से है और किस तरह से कारगर है, थोड़ा उसमें क्या स्पेशलिटी है? नंदन आपने काली की भी बात की, वो क्या चीज है जो लोगों को नहीं हुआ, वर्ल्ड को भी नहीं मालूम? काली 5000 भारत का गोपनीय हथियार है। राज्यसभा में जब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से पूछा गया था तो उन्होंने कह दिया था कि यह भारत सरकार का गोपनीय हथियार है, इसके बारे में सदन को जानकारी नहीं दे सकते। काली 5000 का प्रयोग सेना के लिए पहले नहीं होता था, काली 300 का प्रयोग होता था, उसका प्रयोग इंडस्ट्री में होता था। तो जनवरी 2008 में जो रोहतांग का दर्रा है कश्मीर, वो बर्फ से ढक गया था, तो उसको हटाने के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिक को बुलाया गया था। वहाँ पर वहाँ का एक अधिकारी था, तो डीआरडीओ के वैज्ञानिक ने काली 300 का प्रयोग करके नैनो सेकेंड में उस बर्फ को गायब कर दिया। तो वहाँ का अधिकारी चमत्कृत हुए, बोला ये तो माया है, तो जादू हो गया। तो उसने पूछा क्या हम इसका हथियार भी बना सकते हैं? तो डीआरडीओ के वैज्ञानिक ने कहा क्यों नहीं बना सकते। तब उसने कहा कि हम आपको प्रधानमंत्री से मिलवाते हैं, आप इस पर शोध कीजिए। तो उन्होंने उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनका समय लिया, तो 2009 में उनका समय मिला। इन लोगों ने मिल करके उनको बताया कि यह 2050 तक विश्व का सबसे आधुनिक हथियार रहेगा और इसके लिए पैसा बहुत नहीं चाहिए, 300 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन बिजली जो है 1.25 लाख किलोवाट चाहिए, बिजली ज्यादा लगेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने उसके लिए पैसा सैंक्शन किया जो 2010 में मिला। 2012 अप्रैल में हैदराबाद में डीआरडीओ की लैब में काली 5000 बनकर तैयार हुआ। तो काली 5000 का प्रयोग कहाँ किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो भारतीय वायुसेना को उसी समय सूचना मिली कि पाकिस्तान के हौसले उस समय बहुत बुलंद थे, याद होगा मुंबई पर आतंकी हमला हुए थे 2013 में, जो है मनमोहन सरकार के खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कमजोर सरकार है और हाफिज शरीफ जो है भारत को 1000 घाव देने की बात करता था, 1000 कट्स की बात करता था। तो उस दौर में पाकिस्तानी सेना ने सोचा कि अगर हम सियाचिन पर कब्जा कर ले तो कमजोर सरकार है तो बातचीत में कश्मीर को ले सकते हैं। तो उन्होंने सियाचिन पर कब्जा करने के लिए बड़े पैमाने पर छोटी दूरी की मिसाइलों, रॉकेट सिस्टम का, माउंटेन जो गन्स हैं तोपों का जमावड़ा किया और सैनिकों का जमावड़ा किया। तो भारतीय वायुसेना ने कहा यहीं पर जो है काली 5000 का प्रयोग करते हैं। तो 27 मई 2012 को सुबह 3:45 बजे का समय जो है निर्धारित किया गया उसके परीक्षण का। तो काली 5000 को IL-76 गजराज जो वायुसेना का परिवहन विमान है उससे 22 मई को उतारा गया लेह। तो फिर वायुसेना ने कहा कि अगर IL-76 गजराज अकेले ऊपर जाएगा
तो उनकी मिसाइल हिट करके उसको मार गिरा सकती है। तो इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए 8 सुखोई 30M की आई और 8 MiG-29 विमानों को बुलाया गया। उस समय तक राफेल नहीं आया। इसके बाद इन लोगों ने 3:30 बजे सुबह जो है उड़ान भरी, ऊपर गए, लेकिन मौसम इतना खराब था कि समझ में नहीं आ रहा था कि भारत का सियाचिन कहाँ है और उनका गिलगित बाल्टिस्तान का गयारी करके जगह है जहाँ पर वो अड्डा था। तो गयारी घाटी है एक प्रकार से, उसको नष्ट करना था। तो उसके बाद ये लोग एक प्रकार से वापस आ गए। लेकिन पहाड़ का मौसम बहुत तेजी से बदलता है। 9:15 बजे धूप खिलखिलाने लगी। तो भारतीय वायुसेना ने कहा कि अब न चूक चौहा। तो उसके बाद वो फिर से उड़ान भरते हैं और जो IL-76 गजराज है 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता था। इसको खींच खांच करके 62,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाते हैं। जितना ऊपर से गिरेगा गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम रहेगा तो भारत का इलाका प्रभावित नहीं होगा। तो वहां जा करके नैनो सेकेंड में उसने बड़े पैमाने पर लाखों किलोवाट बिजली छोड़ी, वज्रपात किया। तो बिजली गिरने से बड़े पैमाने पर जो बर्फ का पहाड़ है वो 500 फीट बर्फ के साथ टूटता है और पूरी बर्फ पूरा पहाड़ जाकर के उनकी सेना पर गिर जाता है। मतलब एक प्रकार से हिमस्खलन। और आप कह सकते हैं कि उन्होंने अगले दिन अखबार में कहा कि बिजली गिरने और भूस्खलन और हिमस्खलन से जो है उनके 237 सैनिक मारे गए, मतलब गाड़ दिए गए। हाँ, मतलब 500-600 फीट बर्फ में आज भी दबे हैं। उनके ढंग से अंतिम संस्कार हो गया। हाँ, मतलब उनका पूरा रॉकेट रेजिमेंट, उनका रॉकेट सिस्टम, उनकी छोटी बड़ी मिसाइलें, उनकी सैकड़ों तोपें और उनके सैकड़ों सैनिक एक कन्फर्म है। तो उसके बाद जो है 3 दिन बाद डान अखबार जो है उसमें यह समाचार छपा, चाहे भारतीय वायुसेना ने खबर लीक की हो जानबूझकर, चाहे ISI ने अपनी जासूसी से पता किया हो कि भारत ने काली 5000 का प्रयोग करके जिसे कहें कि ये अपना उनके 237 सैनिकों को मार डाला। यानी इस ढंग से काली 5000 का हमने परीक्षण किया। तो काली 5000 जो है एक प्रकार से इंद्र के वज्र से प्रेरित हथियार है जो प्रकाश की गति से कार्य करता है और जो मिसाइलों को मुंह की तरह खा जाएगा, इसकी क्षमता ऐसी है। इसके लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत है। अब भारत सरकार ने क्या किया, एक छोटे न्यूक्लियर जिसमें BARC को भी इन्वॉल्व कर लिया है। हम छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं। हम 30 किलोवाट से लेकर के 100 किलोवाट, फिर 300 किलोवाट, 1000 किलोवाट, हम 2000 किलोवाट, फिर 3000 किलोवाट, फिर 5000 किलोवाट, मतलब हर रेंज का बना रहे हैं। हाँ सर, आप काली के बारे में जी, तो काली 5000 के बाद फिर हमने काली 10,000 भी बना लिए हैं। इसके साथ ही हमने भारतीय युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए हमने दुर्गा 1 और दुर्गा 2 बना रखे हैं। दुर्गा 1 और दुर्गा 2 में 30 किलोवाट और 80 किलोवाट के लेजर वीपन्स और डायरेक्ट एनर्जी वीपन्स लगे हैं जो 100 किलोमीटर तक आने वाले किसी भी खतरे को नैनो सेकेंड में नष्ट कर सकते हैं। और इसका हमने प्रयोग भी किया था जब अटल की खाड़ी में हमारा INS विशाखापट्टनम तैनात था और एक हूती के द्वारा लॉन्च किया गया ड्रोन जो है आयरलैंड के एक जहाज को हिट करने जा रहा था। तो उन्होंने भारतीय नौसेना से मदद मांगी थी। ये 2024 दिसंबर की बात है। तो हमने जो है तुरंत जो है मदद पहुंचाई और 70 किलोमीटर दूर से उस ड्रोन को हमने मार दिया, नैनो सेकंड में गायब हो गया। तो आयरलैंड के राष्ट्राध्यक्ष ने हमारे राष्ट्रपति को फोन करके धन्यवाद दिया था कि भारतीय नौसेना ने उनका 17,000 करोड़ रुपए का जहाज और लगभग 25,000 करोड़ रुपए का सामान जो उसमें लगा था उसको बचाने का कार्य किया है। यानी इस ढंग से हमने उसके अनेक रूप जो है विकसित किए। आने वाले समय में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार, लेजर वीपन्स, डायरेक्ट एनर्जी वीपन्स, ये सब जो है जो स्टार वार की जो परिकल्पना थी वो अब सच होने जा रही है। इसलिए संभव है कि भविष्य में 10 साल में दुनिया के कई देश जो है अंतरिक्ष में भी हथियारों की तैनाती करें। हम भी अंतरिक्ष में स्टेशन बना रहे हैं, 2035 तक बन जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो उस ढंग का हथियार जो है तैनात करेंगे। इसलिए आप देख रहे हो मिसाइलों की रेंज भी लगातार बढ़ाई जा रही है कि पूरे विश्व में कहीं भी हम हमला कर सकें और उस ढंग का कार्य चल रहा है। इस बीच में भारत ने एक बड़ा काम परमाणु पनडुब्बियों को लेकर किया है। अभी तक हमारे पास 3 परमाणु पनडुब्बियां सेवा में आ चुकी है। चौथी का समुद्री परीक्षण चल रहा है। इसके बाद हम 4 बहुत बड़ी पनडुब्बियां बनाने वाले हैं तो 13,500 टन की होगी। तो उसमें हम K5, K6, K7, K8 मिसाइलें जो है लगाने वाले हैं जो 5,500 किलोमीटर से लेकर 16,000 किलोमीटर तक मार करने वाली रेंज वाली होंगी। तो उससे हम दुनिया में कहीं भी जो है जरूरत पड़ने पर हमला
करने की स्थिति में होंगे। और वो सारी मिसाइलें जो है MIRV तकनीक, ये पूरा रामायण और महाभारत जो धनुर्वेद है हमारे उसी से प्रेरित है। तो धनुर्वेद में यह ऐसे शिक्षा दी गई थी कि एक बाण छोड़ने से कैसे हजारों बाण कन्वर्ट हो जाते हैं, बन जाता है। तो ऐसे हम मिसाइलों में भी उसी ढंग का काम कर रहे हैं कि एक मिसाइल जाएगी तो ऊपर जाने पर जैसे एक सैटेलाइट कई वो लेकर जाता है, छोटे छोटे सैटेलाइट में, तो ऐसे ही हम लोग कई मिसाइलें जो है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब क्लस्टर। हाँ, तभी हम लोग MIRV तकनीक बोलते हैं, मल्टी इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। ओके। हाँ, कि वो हम अनेक ठिकाने एक ही हमले में एक ही मिसाइल के द्वारा नष्ट कर सकते हैं, ऊपर जाने के बाद वो अलग हो जाते हैं। तो उसका परीक्षण अभी हमने किया था पिछले महीने भी, और आपको याद होगा कि उसकी बड़ी चर्चा हुई। कुछ लोगों ने कहा कि ये अग्नि 5 है, कुछ लोगों ने कहा कि अग्नि 6 है। खैर जो भी हो, अग्नि 5 और अग्नि 6 दोनों में MIRV तकनीक लगी हुई है। इसके अलावा हम लोग अग्नि 5 का एक और रूप विकसित कर रहे हैं, जैसे कि 2 और B-52 बम्पर है, तो वह बंकर बस्टर बम का प्रयोग करता है, तो 80 मीटर नीचे तक नष्ट कर सकता है। हम अग्नि 5 का एक बंकर बस्टर रूप भी विकसित कर रहे हैं। तो 100 मीटर नीचे अगर कोई न्यूक्लियर कमांड है, मतलब कोई परमाणु बम रखा है या कोई बंकर है, तो बहुत जरूरी है, कमांड सेंटर है, तो उसको नष्ट करने के लिए उसका प्रयोग करेंगे। इस रूप में भी उसका प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार से ये अग्नि 5 मिसाइल के ही 5 संस्करण तैयार हो रहे हैं। तो मिसाइलों के क्षेत्र में हम लोग हाइपरसोनिक के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। इस समय 12 हाइपरसोनिक मिसाइलें हम लोग बना रहे हैं, जिसमें ब्रह्मोस 2 है, उसकी रेंज जो है 1500 किलोमीटर है, और काल करके अंतिम मिसाइल है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर। हम 1500 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहे हैं। इसके अलावा हम 27 प्रकार के ड्रोन बना रहे हैं। हम एक घातक ड्रोन बना रहे हैं जो B-2 जो बॉम्बर है अमेरिका का, उसके जैसा ही दिखता है, तो वह लंबे समय तक हवा में रह सकता है और बड़े सैन्य ठिकानों को नष्ट कर सकता है। तो ड्रोन के क्षेत्र में भी हम लोग लगभग 30,000 ड्रोन हर महीने बना सकते हैं। 30,000? हाँ, उस क्षमता पर आ गए। यदि भविष्य में कभी भी अगर चीन के साथ युद्ध होगा तो हमको प्रतिदिन कम से कम 10,000 मिसाइलें और 1 लाख ड्रोन मार गिराने हैं और उतने ही छोड़ने हैं, तो उस ढंग की तैयारी तो उस ढंग की तैयारी चल रही है। आने वाले समय में काफी कुछ बदलने वाला है। चूंकि चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ है, तुर्की उनका अलग से सहयोगी है, पाकिस्तान इस्लामिक नाटो बनाने में लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमको अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा अपडेटेड रखनी है, बहुत आगे रखनी है, ताकि हम सारे शत्रुओं का एक साथ जवाब दे सकें। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से हम सोचेंगे तो वो तुर्की है, उनके साथ चाइना है, सऊदी अरब के साथ गठजोड़ किया, जोड़ भी किया, कतर को लेकर के इस्लामिक नाटो, सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर और तुर्की मिलकर इस्लामिक नाटो बना रहे हैं। इसका जवाब देने के लिए हमने I2 और U2 बनाया। I2 का मतलब हम दो, U2 का मतलब आप दो, तो हम दो हो गए, मतलब भारत और UAE हो गए, आप दो का मतलब अमेरिका और इजराइल हो गए। भारत, UAE और अमेरिका, इजराइल मिलकर के ये 4 देशों का एक गठजोड़ बना है, जैसे क्वाड बना है। इसी प्रकार से फिर हम लोग जो तुर्की के दुश्मन है, तो ग्रीस और साइप्रस और इजराइल के साथ भी I2 और U2 कर रहे हैं, तो वो 2 हो गए और हम और इजराइल हो गए, तो 4 वहाँ भी हो गए। यानी इस ढंग के भी हम समझौते कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो कर रहा है, तू डाल पात वाली स्थिति में चल रहे हैं, तो हम लगभग हर प्रकार के संकट का या खतरे का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। चीन ने जो भारत को घेरने के लिए मोतियों की माला बनाई थी, उन्होंने कुको द्वीप लिया, म्यांमार का, फिर चटगांव बंदरगाह जो है इसका लिया, फिर हवनटोटा लिया, श्रीलंका का, फिर ग्वादर लिया, उन्होंने भारत को घेरने के लिए मोतियों की माला बनाई। तो हमने हीरो का हार बनाया इसको काटने के लिए। तो जो नेकलेस ऑफ डायमंड्स है वह मोतियों की माला से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि हीरा जो है कठोर होता है, तो मोती को काट देता है। हमने जापान के साथ रक्षा समझौता किया कि उसके नौसैनिक अड्डे का हम प्रयोग कर सकते हो हमारे। दक्षिण कोरिया के साथ, फिलीपींस के साथ समझौता किया, फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल भी दी। वियतनाम के साथ हमारा बहुत परंपरागत समझौता है, बहुत लंबे समय से एक दूसरे के सहयोगी है। वहाँ पर वो NGC तेल और गैस का उत्पादन करती है, जिसकी सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की युद्धपोत हमेशा वहाँ तैनात रहते हैं। सिंगापुर के साथ हमने समझौता किया। उसके बाद हमने
उन्होंने इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट लिया जहाँ हमारी पनडुब्बियाँ खड़ी रहेंगी। वह अपने दक्षिण निकोबार में ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट उसके उसी तरफ है, सामने ही है, मतलब वहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। हम दोनों तरफ मलक्का स्ट्रेट कर रहेंगे। इसके साथ फिर हमने चाबहार पोर्ट ईरान का लिया और तुर्को पोर्ट जो है ओमान का लिया। तो साथ ही हाइफा पोर्ट इजराइल का भी जो है गानी ही चला रहे हैं। और इसके साथ ही हमने सेशेल्स में अपना अड्डा बनाया। हमने मॉरिशस का जो अगलेका आइलैंड है जो दिगो गार्सिया से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर अपनी नौसेना का बड़ा अड्डा बनाया। हमने मेडागास्कर का भी एक महत्वपूर्ण अड्डा जो है लिया हुआ है। तो एक प्रकार से चीन जैसे जैसे आगे चल रहा है वो उसको काटने के लिए भी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये तैयारी कर रहे हैं। पहले वाला भारत नहीं जो डिपेंड करता था, हम अगर आप हमको छेड़ेंगे तब छोड़ेंगे नहीं, ये जो नया भारत है वह करके दिखा रहा है। तो यह रक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव है। और आतंकवाद को लेकर के हमने शून्य सहिष्णुता की नीति जो इजराइल वाली है वह अपना ली है। और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर जब रोका गया तो इसको तो अभी अल्प विराम कहते हैं, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी ही है। तो उन्होंने कहा कि अब जो है ट्रेड और टेरर साथ साथ नहीं चलाए चाहिए, खून और पानी साथ साथ नहीं बहाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में आतंकी हमला जो है एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। अगर उन्होंने आतंकी हमला किया तब उसको आक्रमण मानेंगे और युद्ध की तरह उसका जवाब देंगे। यानी अब आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा और उसका हम जवाब उसी शैली में देंगे। यह भारतीय नीति में बहुत बड़ा बदलाव है जो आने वाले विश्व की चुनौतियों के अनुरूप अपने को तैयार करेगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा सर कि पाकिस्तान जो एक खस्ताहाल कंट्री है, एट द सेम टाइम भारत विकसित 4th-5th इकोनॉमी बन रहा है, तो मिलिट्री पावर के हिसाब से हम किस तरह से उसको ये करते हैं और हम टैली करते हैं साथ उनके चाइना उनके साथ में है या कतर या फिर तुर्की है, बट सिंपल पाकिस्तान की बात करेंगे परंपरागत उनके पास में है सिर्फ या फिर मॉडर्न वॉरफेयर भी उनके पास में है? देखिए, पाकिस्तान भी एक बड़ी सैन्य शक्ति है। भारत विश्व की जैसे वायुसेना तो रैंकिंग में तीसरी आ गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लेकिन पूरी सेनाएं तीनों मिलाकर चौथी रैंक है। पहली अमेरिका, दूसरी रूस की, तीसरी चीन की, चौथी भारत की है। लेकिन हमारे सामने पाकिस्तान भी कोई छोटी मोटी सैन्य शक्ति नहीं, वह 12वें नंबर की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। ईरान 17वें नंबर की सैन्य ताकत है और पाकिस्तान 12वें नंबर की। ईरान को 1 नंबर की सैन्य शक्ति अमेरिका और इजराइल जो 9वें नंबर पर है, दोनों मिलकर के भी पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। लेकिन भारत ने बहुत जल्दी जो है पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। तो हमारे पास जो रणनीति है, हमारे पास जो व्यूह रचना करने की शक्ति है, हमारे सैनिकों का जो जज्बा और मनोबल है, भारत माता के प्रति उनका समर्पण का भाव है, वो कष्ट उठाएंगे लेकिन शत्रु को छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो एक प्रकार से सर्वस्व न्यौछावर कर देने का भाव है, वह भाव जो है किसी और देश की सेना में नहीं है, जो पेशेवर अंदाज है हमारी सेनाओं का। तो इस कारण से भारतीय सेना किसी भी खतरे का मुकाबला कभी भी कर सकती है। तो पाकिस्तान भी अच्छी खासी शक्ति रखता है, उसके पास भी आधुनिक विमान है, आधुनिक मिसाइलें हैं, आधुनिक ड्रोन है, तैयारी में उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन चूंकि अपने से कई गुना ज्यादा बड़ी शक्ति से भिड़ा, दूसरी बात ज्यादा पेशेवर सेना के साथ भिड़ा, जिसको युद्ध करने का लगातार अनुभव पाकिस्तान के कारण ही मिलता रहा। चीन और पाकिस्तान ने हमको युद्ध करने का लगातार अनुभव दिया। उन युद्धों से हमने लगातार तो सीखा है, अपने को अपडेट किया है। जिस युद्ध में कोई कमी रही है उसको हमने आगे सुधारने का कार्य किया है। और पूरे विश्व में जो युद्ध चल रहे हैं उनमें किन किन हथियारों का प्रयोग हो रहा है और किस प्रकार से युद्ध का पूरा परिदृश्य बदल रहा है, भारतीय सेना इसका बड़ा गंभीर अध्ययन कर रही है, जिसके कारण वो अपनी तैयारी को एकदम अद्यतन कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो उसके कारण हम पूरी तरह से सफल रहते हैं। और हम टू-फ्रंट जो माना जा रहा है कि अगर चीन और पाकिस्तान कभी मिलकर भी आक्रमण करेंगे तब उस चुनौती का कैसे सामना करेंगे, उसकी भी तैयारी करेंगे और लगातार हम अपने को तैयार रखते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि बड़ा बदलाव है। ओके सर, ये जानना चाहूँगा कि जैसे टू फ्रंट वॉर की बात करेंगे चाइना के साथ में भी पाकिस्तान के साथ में, जी एट द सेम टाइम हम ये भी सोचेंगे कि पाकिस्तान एक मिलिट्री जैसे आपने कहा 12वें नंबर पे है जी, और ईरान चाइना तीसरे पे, और
ईरान जो है 19वें नंबर पे, 17 सॉरी। तो ये परिदृश्य में हम देखेंगे कि अभी जो पारंपरिक युद्ध अगर चालू होता है तो कितने दिन तक कौन सा कंट्री मतलब सस्टेन कर सकता है। एक ऑयल की भी उसकी जरूरत होती है, उसकी बाकी जो साजो सामान है उसकी जरूरत होती है। तो परंपरा जैसे अभी फंसा पड़ा है अमेरिका, इजराइल फंसा पड़ा है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है पीछे जाए कि आगे और आगे बढ़ते जाए। तो ये परिदृश्य में क्या मायने रहते भारत और पाकिस्तान के? देखिए, भारत तो बहुत बड़ी सैन्य शक्ति है और मिलिट्री या रक्षा उपकरणों के उत्पादन के क्षेत्र में भी लगातार बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार ज्वाइंट वेंचर में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं जी। इसलिए आने वाले समय में कभी हथियारों की कोई कमी नहीं होगी। जहाँ तक ऊर्जा की सप्लाई का है, हमने ऊर्जा के लिए भी अनेकों रास्ते चुन रखे हैं। हम लगभग 40 देशों से जो है तेल और प्राकृतिक गैस का आयात करते हैं। तो कोई एक रास्ता अगर बंद भी होता है तो बाकी रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं। चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, चीन का 72% व्यापार जो है मतलब कई स्टेट से होता है और हम उस रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे हॉर्मुज़ स्टेट को ईरान ने ब्लॉक किया। तो ऐसी स्थिति में हम चीन को पंगु बना सकते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है कि चीन का जो दूसरा रास्ता है काराकोरम दर्रा का, तो काराकोरम दर्रा जो है सियाचिन ग्लेशियर से 40 किलोमीटर है। तो दौलत बेग ओल्डी से अगर हमारी सेना जाती है तो 1 घंटे की नोटिस पर उस पर कब्जा कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में चीन के लिए दोनों रास्ते बंद हो जाएंगे तो दुनिया से कट सकता है। पाकिस्तान को हमने 88 घंटे में घुटने पर लाकर ये बता दिया कि हम युद्ध को शुरू करना और खत्म करना दोनों जानते हैं। अब युद्ध को लंबा न खींचा जाए, नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन की तरफ फंसे या जैसे चीन और अभी अमेरिका और इजराइल दोनों फंस गए, निर्णय नहीं कर पाए ईरान के साथ। तो उस टाइम का हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। हमारे साथ युद्ध लड़ेंगे तो कम से कम समय में आर पार हो जाए। और हम चूंकि जनता का संघार नहीं चाहते हैं, सामने वाले देश का आर्थिक नुकसान नहीं चाहते, उनके सैन्य ढांचे को बहुत जल्दी जो है नष्ट करके उनको घुटने पर ला सकते हैं। ये कौशल जो भारतीय सेनाओं ने बहुत पेशेवर तरीके से सीख रखा है। ओके सर, और एक जानना चाहूँगा कि जैसे पाकिस्तान है और चाइना है, अगर चाइना की बात करेंगे तो युद्ध का अनुभव उनको बहुत कम है। और जैसे जापानीज के साथ में जो वॉर हुआ, जापानीज के सामने हमेशा वो टिके नहीं है दोनों बार। और जो चाइनीज आर्मी है, जैसे हमने डोकलाम में भी देखा जी, वो यंग आर्मी भागती हुई नजर आई जी। तो उनका जो परफॉर्मेंस है या उनका जो जज्बा है वो भारतीय सेनाओं के मुकाबले बहुत ही लेचा पेचा या फिर ऐसे इंजीनियर है ऐसे जी ऊपरी तौर पे तो दिखता है, वो है मतलब दिखता ही नहीं है। चीन खुद मानता है कि एक भारतीय सैनिक का मुकाबला करने के लिए 10 चीनी सैनिक चाहिए, जो व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय 2 बार उनको हराया और उन पर कब्जा कर लिया, वो कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका ने अंत में उनको आकर के बचाया। अमेरिका नहीं होता तो चीन खत्म था। तो चीन को बचाने में अमेरिका की बड़ी भूमिका है, इसलिए अभी भी अमेरिका की बहुत सारी बातें चीन मानने के लिए अविश्वस्त है, आप ऐसा कह सकते हैं। जहाँ तक भारतीय सेनाओं का सामना है तो भारत को 1962 में भी आपने देखा था कि हमारे 120 सैनिकों ने उनके 1300 सैनिकों को लद्दाख में मारा था। और हमारे केवल एक सैनिक जो जसवंत सिंह ये थे अपने वहाँ पर मेजर जसवंत सिंह, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश में 2 वहाँ की महिलाओं के साथ मिल करके उनके 565 सैनिकों को मारा था। 1 हफ्ते तक अकेले लड़े थे, जिनका आज भी वहाँ पर स्टेचू है, जिनका प्रमोशन वगैरह होता है। तो उन्होंने जो है बड़ा काम किया था। हमारे थोड़े से सैनिकों ने चीन को बता दिया था कि आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। 1967 में जब सिक्किम में उन्होंने नाथुला दर्रे पर अटैक किया था तो उस समय उनके 470 सैनिक मारे गए थे और भारत के केवल 70 सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो उस समय चीन ने भी समझौता किया कि भारतीय सेना और चीनी सेना कभी गोली नहीं चलाएगी सीमा पर, क्योंकि वो समझ गए कि भारतीय सेना का वह मुकाबला नहीं कर सकती। तब से लेकर आज तक उस समझौते का पालन हुआ है, चाहे डोकलाम हो चाहे गलवान हो, दोनों जगह धक्का मुक्की हुई, हाथ पैर से उन्होंने धारदार हथियार से हमला किया, लेकिन गोली तब भी नहीं चली। दोनों सेनाओं ने अभी तक इसका पालन कर रखा है। तो चीन के पास हथियार है, चीन के पास मिसाइलें, ड्रोन है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन उनके पास उस रॉकेट सिस्टम को, उस मिसाइलों को लॉन्च करने वाले पेशेवर जो कंप्यूटर
साइंटिस्ट चाहिए, जो तकनीकी विशेषज्ञ चाहिए, वह उतने नहीं है। और चीन की जनसंख्या लगातार बूढ़ी हो रही है। भारत में इस समय 75 करोड़ लोग 35 साल के नीचे हैं और चीन में 75 करोड़ लोग 70 साल के ऊपर हैं। तो इस कारण से उनके यहाँ सैनिकों को भर्ती करने की जो उम्र है वो अभी बढ़ाकर 26 साल कर दी गई। हमारे यहाँ 25 साल में अग्निवीर जो है सेवानिवृत्त हो जाएगा और उनके यहाँ 26 साल तक सेना में भर्ती हो सकता है, क्योंकि उनको युवा नहीं मिल रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारी सेना पेशेवर सेना है और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तत्पर रहती है। उनकी सेना जो है पार्टी की सेना है, कम्युनिस्ट पार्टी की। वह चीन की या देश की भक्ति उनमें नहीं होती। 3 साल तक वहाँ हर नागरिक को सेना में आना है, उनके यहाँ अनिवार्य है। तो जब किसी भी व्यक्ति को 3 साल के लिए लाएंगे तो वह सोचता है कि 3 साल बाद वो कैसे भी निकल जाए और अपना व्यापार करे, अपना व्यवसाय करे, अपनी नौकरी करे, कुछ अपना किसानी करे, जो भी करना है वह काम करे। इसलिए सेना में कोई पेशेवर तरीका उनके पास नहीं है। आधुनिक युद्ध उन्होंने लड़ा नहीं। 1989 में अंतिम युद्ध उन्होंने वियतनाम के साथ लड़ा था, जो हार गए थे। तो चीन को युद्ध जीतने का अभी तक कोई अनुभव नहीं है, इसलिए चीन को लेकर के उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर हमला करते हैं तो ऐसी समय क्वाड के कारण जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को भी हमारी मदद के लिए आना होगा, क्योंकि हम एक रणनीतिक समझौते हैं। तो इस कारण से चीन कभी नहीं चाहेगा कि वह किसी विश्व युद्ध में फंसे और उसकी जो आर्थिक महत्वाकांक्षा है वह समाप्त हो जाए, तो वह पाकिस्तान के साथ हमला करने का प्रयास कभी नहीं करेगा। उसके टारगेट में 2 चीजें हैं जो उसके विजन में है। एक 2027 तक ताइवान पर कब्जा करना और 2037 से 40 के बीच में अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना। ये दोनों लगभग असंभव है, क्योंकि ताइवान पर भी कब्जा कर पाना लगभग असंभव है, क्योंकि अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी ने जो है 1 लाख AI ड्रिवन ड्रोन जो है ताइवान को दिए हुए हैं। ताइवान में इतने ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम और इस प्रकार के तकनीकी हथियार दिए गए हैं, वह लंबे समय तक जो है चीन को झेल सकता है और चीन की सेनाओं को खत्म कर सकता है। इसलिए आने वाले समय में चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तब फिर मानकर चलिए कि वह भारत पर भी करेगा, जो इसका विजन है। अगर उसने अपने विजन को रिविजन में डाल दिया है तो दूसरी बात है, यह 2027 तक स्पष्ट हो जाएगा कि वह पुरानी रणनीति पर चल रहा है या उसने अपनी रणनीति को बदल दिया है। लेकिन भारत हर प्रकार की चुनौती के लिए अपने को तैयार कर रहा है। ये मानकर चल रहा है कि अगर चीन से कभी युद्ध हुआ हम उसको कैसे सही जगह दिखा सकते हैं। तो ये भी जानना चाहिए कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर की जो एक्सपर्ट्स, बाहरी देशों की जो एक्सपर्ट्स थे, उनकी अपनी क्या राय थी, उनसे वर्ल्ड को क्या देखने को मिला, क्योंकि उनकी अलग ही अपनी ओपिनियन होती है और वो जो भी है दैट इज फाइनल होता है, क्योंकि वो उनका जो काम है वो विश्वव्यापी है। तो उनके वर्क से उनके मायने क्या थे? जैसे इसमें 4-5 लोगों ने बहुत खुल करके लिखा। एक काम ऊपर है जो ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विशेषज्ञ हैं, हवाई युद्ध का वो इतिहास ही लिखते हैं। तो उन्होंने तो साफ लिख दिया है कि हवाई युद्ध में भारतीय वायुसेना के सामने पाकिस्तानी वायुसेना कहीं दिखाई नहीं दी। S-400 ने जब 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर, 380 किलोमीटर दूरी पर उनके आवास विमान को मार गिराया, जो सिविलियन प्लेन्स की आड़ में उड़ रहा था, तो फिर उनकी वायुसेना का कोई विमान उड़ा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो मुकाबले में था नहीं। जो थाईलैंड के रक्षा विशेषज्ञ और एयर चीफ मार्शल, उन्होंने कहा कि BBR मिसाइलों का युद्ध दोनों वायुसेनाओं में सबसे बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन पाकिस्तान किसी टारगेट को हिट करने में सफल नहीं हुआ। जॉन स्पेंसर ने कहा कि भारत ने पहली बार जो है, जो आत्मनिर्भर योजना उसकी चल रही मेक इन इंडिया के तहत, तो स्वदेशी हथियारों का भारत ने जम करके प्रयोग किया और स्वदेशी हथियारों के कारण इसको जो है विजय मिली और भारत ने बड़ी गहरी रणनीति बनाई थी और AI का बहुत ज्यादा प्रयोग किया, जिसके कारण उसके हथियार सटीक हमला भी करते हैं और बचाव भी करते हैं और कम समय में शत्रु को रुकने टेकने के लिए मजबूर करते हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा, उनके लेख का शीर्षक था कि ऑपरेशन सिंदूर से सीखे अमेरिका। फिर यूरोप के जो रक्षा विशेषज्ञ थे यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने भी कहा कि इसमें कहीं भी पाकिस्तान दिखाई नहीं दिया। पाकिस्तान ने जो दावे किए थे उन दावों का कोई सबूत नहीं दे पाया, केवल हवाई और सोशल मीडिया पर चलने वाले दावे थे। उन दावे के आधार पर चीजें नहीं चलती, जबकि भारतीय वायुसेना ने या सेनाओं ने जहाँ जहाँ आक्रमण किया था, इसरो के सैटेलाइट ने और विश्व के तमाम देशों के सैटेलाइट ने उसकी तस्वीर के द्वारा पुष्टि की है, प्रमाणित किया है हमने जो हमले किए वो
सही है और हमने जितना किया है उतना बताया भी नहीं है। जैसे उनके 19 विमान मार गिराए, लेकिन अभी भी 13 विमान मार गिरा बताते हैं। ट्रंप ने 5 से शुरुआत की थी, अभी वो 11 तक पहुंचे हैं। तो जब ट्रेड डील हो जाएगी तो भी बोलेंगे कि भारत ने पाकिस्तान के 19 विमान मार गिराए थे। ये सारी चीजें हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि भारत ने अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा अप टू डेट रखा है और उसमें सैनिकों का मनोबल और सैन्य अधिकारियों की जो रणनीतिक क्षमता है वह बहुत अद्वितीय है। और हमने उसमें जो कृत्रिमता AI को जोड़ दिया तो उससे वह शक्ति कई गुना बढ़ गई और उसका हमने मिश्रण करके अपने को बहुत ज्यादा शक्तिशाली और आप कह सकते हैं कि एक बलवान देश बना लिया है जो आने वाले युद्ध की दशा और दिशा को बदल देगी। सर और एक बात आती है पाकिस्तान की बात, जब बात आती है तो पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर ब्लफिंग की बात करता है। तो जो प्रधानमंत्री है हमारे ये न्यूक्लियर ब्लफिंग अभी नहीं चलेगी, तो इस बात के क्या मायने हैं? इसका यही है कि देखिए पाकिस्तान के पास परमाणु बम है कि नहीं, तो जो निकला था तो अमेरिका का निकला। एक संभावना ये है कि अमेरिका ने वहाँ रखा होगा, बोला अगर जरूरत पड़ेगी कभी 10-5 ले लेना, एक संभावना ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने जब भी परमाणु हमले की धमकी दी तो हमने उसके न्यूक्लियर कमांड पर हमला करके ये बता दिया कि आपका परमाणु बम ही हम सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे, तो आप हम पर हमला क्या करेंगे। तीसरी बात यह है कि उनकी जो अंतिम मिसाइल है जो अंडमान निकोबार तक जा सकती है, शाहिद 3 मिसाइल, जिसको उन्होंने दिल्ली पर छोड़ा था, जिससे वो परमाणु बम छोड़ने वाले, जब हमने उसी मिसाइल को वायुमंडल की ऊपरी सतह पर मार गिराया, हमने संदेश दे दिया कि अगर वो परमाणु बम भी लेकर आती तो हमारे ऊपर नहीं गिरता, क्योंकि वायुमंडल की ऊपरी सतह में वो रह जाता। तो अगर वो परमाणु मिसाइल भी छोड़ते हैं, मान लीजिए हम वायुमंडल की ऊपरी सतह पर मार गिराएंगे तो हम कहीं न कहीं उनके परमाणु हमले से अपने को बचा लेंगे। लेकिन जब हमारी प्रतिक्रिया होगी तो उनका कुछ भी नहीं बचेगा, वो भूगोल और इतिहास उनका दोनों मिट जाएगा। ये बात तो जानते हैं। और हमने परमाणु हथियार को केवल प्रतिरोधक क्षमता माना है, हमने ये नहीं कहा कि हम उसका प्रयोग करेंगे। प्रयोग वही करने की बात बार बार करते हैं और उनके यहाँ एक बड़ा संकट है, वो आतंकियों के हाथ में भी लग सकते हैं, क्योंकि उनकी भी नजर है कि कैसे भी परमाणु बम पर कब्जा कर ले और कहीं फोड़ दें। तो कुछ भी पाकिस्तान में संभव है, एक प्रकार से अराजकता की स्थिति है। लेकिन भारत ने पहले क्या था कि हम केवल हवाई जहाज द्वारा या फिर मिसाइलों द्वारा हमला करने वाले थे। अभी हमने परमाणु पनडुब्बियों में हमेशा परमाणु तैनात रखे हैं। तो अगर मान लो परमाणु हमला करता है पाकिस्तान, तो 3 से 4 मिनट में तुरंत हमला कर देंगे। हमको मतलब जवाब देने के लिए समय नहीं चाहिए, पहले समय लगता है कि उस परमाणु बम को जोड़ना पड़ता और फिर उसको लॉन्च करना पड़ता, तब उस समय की जरूरत नहीं है। तैयार हालत में ही परमाणु पनडुब्बियों में रखते हैं। ये बात पाकिस्तान भी समझ रहा है, इसलिए वो जानता है कि उसने एक परमाणु बम छोड़ा तब तक 10 परमाणु बम उस पर गिर चुके होंगे। ऐसी स्थिति में वह युद्ध जीत नहीं सकता। तो कहीं कहीं पाकिस्तान को अब अपनी भाषा बदल देनी चाहिए कि परमाणु हथियार जो है यह युद्ध के हथियार नहीं है, यह केवल प्रतिरोधक क्षमता के लिए होते हैं। कोई देश दूसरे देश को पूरी तरह से नष्ट न करे, इसको आप हथियार की तरह इसको इस्तेमाल करने के बारे में न सोचें, और हो सकता है कि उनको भी देर सवेर आ जाए। सर अगर परमाणु युद्ध की बात करें तो उसकी विविधता क्या होगी, कैसे की? देखिए परमाणु हथियारों की मजाक वाली बात तो है नहीं कि हमने हमारे पास में है, हमारे दिवाली के पटाखे तो है नहीं वो चीज। देखिए परमाणु हथियार का अगर प्रयोग होता है, मान लीजिए उनका कोई हथियार अपने सर पर ही गिरता है तो पूरा इलाका नष्ट हो जाएगा, और हमारा हथियार उनके जितने परमाणु मतलब शहर और ठिकाने सब हम उनको नष्ट कर दें। कितने रेडियस में कितने लोगों का सामान, तो सैकड़ों साल तक उसका प्रभाव रहेगा। मतलब धरती तो बंजर ही जाती है और उसका जो विकिरण है, रेडिएशन है, हवा के प्रभाव से काफी दूर तक जा सकता है और बहुत सारे लोग उसकी चपेट में आकर के मर सकते हैं। भारत पाकिस्तान और चीन के बीच में अगर परमाणु युद्ध होता है तो ऐसा माना जाता है कि 3 से 30 करोड़ के बीच में लोग मर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए उसको कोई ये नहीं मानता कभी होगा, क्योंकि पूरे विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या यही भारत, चीन और पाकिस्तान। इधर बांग्लादेश को अगर मिला ले तो विश्व की जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग हमारे पास है। तो ऐसी स्थिति में परमाणु युद्ध के बारे में सोचना ही चाहिए। DRDO ने एक बड़ा काम आरंभ किया है, उसमें काफी हद तक सफल है। एक हमने कूल बम बनाया है, जो परमाणु बम जहाँ गिरेगा वहाँ उसको तुरंत ठंडा कर देगा। तो उस बम को हम डाल देंगे तो जैसे टेम्परेचर ऊपर जाएगा 10,000 डिग्री पर, तो वैसे 10,000 माइनस हो जाएगा, तो रेडिएशन ना फैलने पाए या लोग कम मरे, उसको कम करने का हम प्रयास कर रहे हैं।
फिर हमने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का भी परसों परीक्षण किया, आपने देखा होगा। तो यह परमाणु हमले की स्थिति में भी यह मिसाइल काम करेगी, क्योंकि एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो इस ढंग के हथियार भी बना रहे हैं कि अगर मान लो परमाणु हमला हो भी गया तो हम अपनी मिसाइल तब भी लॉन्च कर पाएंगे। तो दोनों बात कर रहे हैं। परमाणु हथियारों के हमले को तो अगर हम पूरी तरह से नहीं रोक पाए तो हम उसके प्रभाव को कम करने के लिए फूल बम बना रहे हैं, जो DRDO की ओर से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बन जाने के बाद। सर अभी जैसे आप बता रहे हो कि अपने जो मेजर सिटीज है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, तो ये कितने सुरक्षित मानते हैं? ये सब सुरक्षित है, क्योंकि हम लोग जो अभी सुदर्शन चक्र परियोजना चला 2035 तक पूरे देश को ला देंगे। तो अभी हमने क्या किया है कि जो S-400 है वो ऐसे ही हम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसका नाम प्रोजेक्ट पुश है, उसको अंग्रेजी में पुशा बोलते हैं। तो पुश जैसे चुभ जाता है तो वैसे पुश की नोक की तरह जो है हम बना रहे हैं। तो उसमें 150 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों का एक बड़ा वो तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही हम पूरा डायरेक्ट एनर्जी वीपन और जो अपना लेजर हथियार है उनका भी पूरा नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। हम सैटेलाइट और ग्राउंड राडार को इस ढंग से तैनात कर रहे हैं पूरे देश में कि अंडमान निकोबार और साउथ निकोबार से लेकर के पूर्वोत्तर से लेकर लद्दाख से लेकर के इधर कच्छ तक कोई भी देश का इलाका जो है उससे असुरक्षित न रहे। तब पूरे देश को ही जो है एक परमाणु शील्ड में, एक मिसाइल शील्ड में, एक ड्रोन शील्ड में जो है तैयार कर रहे हैं। और ये बहुत तेजी से इस पर काम चल रहा है। इसलिए हम जितना अटैक पर ध्यान दे रहे हैं उससे ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में कितने भी प्रकार के हमले हों उसको नष्ट कर देंगे। तो पूरे देश को बचाने की लगभग हमारी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। सर अभी ये आप सिंदूर की तो बात की आपने, एनालिसिस तो आप करते हो, तो ये अभी जो अमेरिका और ईरान का वॉर देख रहे हो, इसमें 17 नंबर का कहा शायद जी और 1 नंबर का अमेरिका जी, तो ये फिर भी फंसा पड़ा है, इसकी क्या एनालिसिस आपके है, कैसे बात है? इसका कारण ये था कि ईरान की मिसाइलों के खतरे को मिसकैलकुलेट कर गए। ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो सब रूसी तकनीक से निर्मित मिसाइलें हैं। तो रूस की मिसाइलों की तरह ही ईरानी मिसाइलें भी खतरनाक है और उनकी रेंज जो है इजराइल तक है ही, आपने देखा। तो इनके जो एयर बेसेस थे अमेरिका के लगभग 16 एयर बेस गल्फ कंट्रीज में थे, तो उनमें से अधिकांश पर इन्होंने हमला करके उन पर नुकसान पहुंचाया है। और इसके साथ ही ईरान ने जो गल्फ कंट्री है जिसमें UAE है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है, इधर सऊदी अरब है, जॉर्डन, यहाँ तक कि तुर्की तक पर हमला करके बता दिया कि कोई भी देश जो है उसका पड़ोसी सुरक्षित नहीं, कि और पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान के माध्यम से ही चीन उसको हथियार भेज रहा था या जो भी जरूरत थी, इसलिए पाकिस्तानी प्रकार से दोनों के बीच खरीद था। अमेरिका का थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गया। इजराइल पर काफी कंट्रोल अमेरिका ने किया, नहीं तो इजराइल और ज्यादा हमला करके ईरान को नष्ट करने वाला था। ईरान का ये मानकर चलिए कि अधिकांश जो सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो इन लोगों ने नष्ट कर दिया है। उसको उस रूप में आने में 25 साल लगेंगे, लेकिन उसके पास जो मिसाइल बनाने और ड्रोन बनाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी कारगर है और वहाँ जो कारीगर बहुत कुशल है वो लोग फिर से बनाने में लग गए हैं। लेकिन हथियार होना अलग चीज है। पूरी सैन्य लीडरशिप उनकी खत्म हो गई, जनरल से लेकर के आप कह सकते हैं ब्रिगेडियर तक कोई भी अधिकारी नहीं बचा। इसी प्रकार से खामनेई से लेकर के सरकार के लगभग सारे लोग मारे गए, 3 ही बचे हैं, पेजेस्कियान जो राष्ट्रपति है, उनके जो विदेश मंत्री हैं और जो संसद के अध्यक्ष हैं। तो कहीं कहीं IRGC समझते कि तीनों गद्दार है, अमेरिका के एजेंट है, इसलिए तीनों को अमेरिका ने छोड़ दिया है, अमेरिका इजराइल ने। तभी IRGC पर किसी का कंट्रोल नहीं है, इसलिए IRGC ये लोग जो भी समझौता कर रहे हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके कमांडर्स जो जहाँ हैं वहीं पर अपना राज चला रहे हैं और वहीं पर वसूली अभियान में लग गए। और कुछ ही प्रकार से IRGC की अपनी वसूली है, उसमें ईरान सरकार नहीं चाहती है, लेकिन ईरान में सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं रह गया है, इसलिए वो चल नहीं रहा। इजराइल अपना काम चुपचाप करता रहा, उसने हिजबुल्लाह को नष्ट किया और लेबनान के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। तो गाजा के 70% इलाके पर, लेबनान के बड़े इलाके पर, सीरिया पर इजराइल ने एक प्रकार से ग्रेटर इजराइल बनाने का कार्य अपना जो आरंभ कर दिया। इजराइल तो इसमें सफल रहा, लेकिन नुकसान अमेरिका और ईरान का ज्यादा हुआ।
इसके साथ ही सारे खाड़ी देशों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यूएई अपने को तब बचा पाता है जब बराकेट एयर डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम जो है वहाँ से लेकर के इजराइल से लेकर के वो तैनात करता है। तो बराकेट एयर डिफेंस सिस्टम भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया, तो उसकी मिसाइलें भी जो है भारत से ही यूएई को भी सप्लाई की है, इजराइल को देते ही। ये भी एक बड़ी उपलब्धि थी। तो इस ढंग से चीजें चल रही हैं। तो हम लोगों ने मतलब कैलकुलेशन बराबर रखा है, शत्रु की हर हथियार की जानकारी रखी है और उसको कैसे खत्म करना है इसकी जानकारी। अमेरिका का थोड़ा सा कैलकुलेशन बिगड़ गया, उसका एक बड़ा कारण रूस और चीन थे। रूस और चीन के सैटेलाइट से जो है ईरान को लगातार मदद मिलती रही और उन्होंने उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बताई। अमेरिकी सैटेलाइट्स को चाहिए था तो चीन और रूस के सैटेलाइट को भ्रमित करें, जो काम हमने किया था, लेकिन ये लोग भ्रमित नहीं कर पाए। उनको अपना काम करने दिए, एग्जैक्ट लोकेशन मिलने से एग्जैक्ट जगह पर ईरान को हमला करने में आसानी हुई, जिसके कारण इनके एयर बेसेस नष्ट हुए। तो अमेरिका का इस कारण से काफी नुकसान हो गया। अच्छा सर, ये इजराइल और भारत की जो रणनीति साझा रणनीति है डिफेंस सेक्टर में हो या प्रशिक्षण में हो या लॉन्चिंग में हो, तो किस तरह से देखते हैं एनालिसिस आप दोनों का, और कितने कब से है ये? क्योंकि मोदी से पहले ही थी और उस मोदी के बाद है वो और फास्ट निकल के आ गया है। और अभी किस तरह से देखते हैं आप इजराइल का भारत के साथ में? देखिए, वाजपेयी के समय जो है भारत और इजराइल के बीच में रक्षा सहयोग आरंभ हुआ और इसको बहुत आगे ले गया नरेंद्र मोदी का जो शासनकाल है। इन्होंने जो ज्वाइंट वेंचर जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हमने रूस के साथ बनाई है, जैसे बराकेट से लेकर कई प्रकार के ड्रोन जो है इजराइल के साथ बना है। इसी प्रकार से हम अमेरिका के साथ भी जो अपना तेजस MK1 और MK2 जेट इंजन अमेरिका से ले रहे हैं और विमान हम खुद बना रहे हैं, तो उसके साथ भी रणनीतिक साझेदारी है। हम फ्रांस के साथ भी राफेल का सौदा कर रहे हैं, 114 राफेल का, उसमें से 90 राफेल हम अपने देश में ही बनाएंगे। तो कहीं न कहीं हम विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं, अभी जापान ने भी ऑफर दिया, उसके पास बहुत आधुनिक पनडुब्बियां हैं। पनडुब्बी तकनीक के हम जर्मनी से भी 6 पनडुब्बियां बनाने का समझौता कर रहे हैं और जापान से भी कर सकते हैं। तो जिन देशों से, जैसे अभी हमने दक्षिण कोरिया के साथ मेजर हथियारों का किया, और दोनों भारत भी इसके उत्पादन में काफी रुचि रखता है और दक्षिण कोरिया के पास भी तकनीक है, तो दोनों मिल करके उस उत्पादन की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो इस ढंग से हम कार्य कर रहे हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत सारी चीजें ज्वाइंट वेंचर में शुरू की, क्योंकि दोनों का एक शत्रु चीन जो है वो कॉमन है। तो हम अपने रक्षा भागीदारों को लगातार बढ़ा रहे हैं और उसको भी बहुत स्तरीय कर रहे हैं, मल्टीलेयर कर रहे हैं कि जहाँ जिस चीज की जरूरत जहाँ से हमें पूरी हो रही है हम उसको वहाँ से करेंगे, तभी हम अपने आप को एकदम अपडेट कर पाएंगे और पूरी दुनिया का सामना करने के लिए अपनी सेनाओं को तैयार करेंगे। सर, अभी जो अपनी सेनाओं में जितने अपने बेड़े चाहिए होते हैं, चाहे विमान के लिए हो या नौसेना के लिए हो, तो वो अपडेटेड है या उससे कम में चल रहे हैं हम, या और उसकी ज्यादा अपने को जरूरत है और पूरी नहीं हो रही है? देखिए, एयरफोर्स के पास विमानों की संख्या कम है। चीन और पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन चीन के लिए भी कम है। हम विमान लगातार बना तो रहे हैं जो तेजस MK1 है, लेकिन समस्या क्या है कि जो जिनकी आपूर्ति करने वाली GE का इंजन है जो 404, वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है। अब तक 125 जेट इंजन देने थे तो 30 से 40 तक अब तक दे पाए हैं। तो इस कारण से हमारे विमान थोड़े से पिछड़ रहे हैं। इसी कारण हम दूसरे देशों से भी इस प्रकार का समझौता कर रहे हैं। हम अभी फ्रांस के साथ राफेल का समझौता कर रहे हैं, 114 राफेल का, जिसमें से हम भारत में बनाएंगे। फिर जो सैफ्रॉन कंपनी है जिसमें इसका राफेल का इंजन बनाया हुआ है, उसके साथ हम 500 जेट इंजन का उत्पादन भारत में ही करने जा रहे हैं। TCL और उसका समझौता हम कर रहे हैं। तो जो बेड़ा कम है उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम खरीद भी रहे हैं और स्वदेशी तकनीक से हम 3 बड़े विमानों का विकास कर रहे हैं। एक तेजस MK1 है, दूसरा तेजस MK2 है, तीसरा AMCA है जो 5वीं पीढ़ी का विमान है, और 6ठी पीढ़ी के विमान में भी हमने ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम जो है अपना कदम बढ़ा दिया है।
तो जहाँ तक नौसेना का सवाल है, नौसेना की पहले काफी उपेक्षा हुई है। मोदी सरकार आने के बाद नौसेना की तरफ पूरा ध्यान गया और अब लोगों को समझ गया कि पूरी दुनिया में जिसकी नौसेना शक्तिशाली है वही दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि समुद्र के माध्यम से ही सारा व्यापार होने वाला है। समुद्र को सुरक्षित रखना और वहाँ वर्चस्व रखना बहुत जरूरी है। चीन की नौसेना काफी बड़ी हो चुकी है, लेकिन भारत की नौसेना चीन की नौसेना से 40% ही है, लेकिन हमसे वो भले 2.5 गुना ज्यादा है, लेकिन हम उनकी नौसेना को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। हमारी नौसेना के पास ज्यादा घातक हथियार है, मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस हमारे युद्धपोत हैं। युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए हमने बहुत हर प्रकार के पराकेट मिसाइल लेकर के लेजर और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स तक लगा रखे हैं। इसी प्रकार से उनकी पनडुब्बियों को भी लगातार घातक बना रहे हैं और हर 40 दिन में एक युद्धपोत अथवा पनडुब्बी उतार रहे हैं। तो इस साल ये 19 युद्धपोत जो है उतारने वाले हैं। तो 2030 तक जो है हमारे पास केवल 200 युद्धपोत लड़ाई वाले हो जाएंगे, बाकी उनके सपोर्ट में 200 से 250 युद्धपोत लगभग एक बड़ी नौसेना बनने की चल रहे हैं, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी है अकेले मुकाबला कर सकती है। तो उस तरह की हमारी रणनीति है और योजना है, और पनडुब्बियों के क्षेत्र में भी, विशेष करके परमाणु पनडुब्बियों के क्षेत्र में भी हमने बड़ा निवेश जो है आरंभ किया है। हमारे पास एक और सौभाग्य से जो भौगोलिक क्षेत्र है, हमारे पास 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर का समुद्र है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद सागर मिलाकर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पट्टी है, उसके कारण हमारा इकोनॉमिक जोन जो है बहुत लंबा हो जाता है। अंडमान निकोबार में हमने 4 हवाई पट्टियां रखी, तो 4 एयरक्राफ्ट कैरियर का काम करेंगे, और लक्षद्वीप में एक हवाई पट्टी है, वहाँ भी दूसरी बनाने की योजना है। तो या 1 या 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का काम करेंगे। ये अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं, जिसको आप कभी डुबो नहीं सकते, ऐसे विमान वहाँ को है। तो भौगोलिक स्थिति हमारी बड़ी अच्छी है, जिसके कारण हम कहीं से भी हमला कर सकते हैं। समुद्र में हम इसलिए काफी सुरक्षित हैं। दूसरी बात, पहाड़ी युद्ध की जब बात आती है जो चीन के साथ कभी हो सकता है, तो पूरा विश्व यह कहता है कि भारत के पास विश्व की सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय सेना है। सबसे पेशेवर सेना है, जो सियाचिन ग्लेशियर में भी लड़ सकती है, जो करगिल में भी लड़ सकती है, जो अरुणाचल में भी लड़ सकती है, जो कहीं भी अपने शत्रु को पछाड़ सकती है। इस दृष्टि से भी भारतीय सेनाओं की तैयारी जो है बहुत अप टू डेट है। तो हमें मतलब युद्ध को लेकर के कोई उस तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं जैसे पहले होती थी कि हमारा देश अब असुरक्षित नहीं है, बहुत मजबूत हाथों में, और भारतीय सेनाएं पूरी तैयारी करके बैठी। सर, एक जमाना हुआ करता था अपने देश का कि अपनी गोली भी है ना विदेश से आती थी, इम्पोर्टेड होती थी कोई चीज, और आज मेक इन इंडिया में क्या क्या हथियार बन रहे हैं, तो वो परिदृश्य में और ये परिदृश्य में क्या अंतर आप पाते हैं? देखिए, गोली हो या राइफल हो, 203 हम बना रहे हैं बेटी में, इसी प्रकार से टैंक से लेकर। पहले क्या हुआ करता था, मुझे थोड़ा संक्षेप में। पहले यह था कि हमारे पास कारखाने बहुत कम थे, जो कारखाने तो तोप के गोले वगैरह का उत्पादन करते थे, हर प्रकार के हथियार नहीं बनाते थे, और नीति नहीं थी, और उस टाइम की नीति भी नहीं थी। चूंकि नेहरू ने आरंभ में ही बहुत सुरक्षात्मक नीति रखी थी, विश्व शांति के मसीहा बनना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने भारत को आरंभ में सैन्य दृष्टि शक्तिशाली बनने नहीं दिया। इंदिरा गांधी ने वो काम शुरू किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, और हमको कहीं अपने देश में जिस ढंग से उत्पादन क्षमता बढ़ानी चाहिए, निजी भागीदारी को हमने जो नहीं लाने में बहुत देरी की, उससे हमारा कहीं नुकसान हुआ। लेकिन अब जो है मोदी सरकार आने के बाद हमने प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत अच्छी तरह से शामिल किया, चाहे लार्सन एंड टुब्रो हो या अपना अडानी डिफेंस इंडस्ट्री हो, महिंद्रा हो या टाटा डिफेंस इंडस्ट्री हो, अंबानी की कंपनी हो, ये सब मिलकर के जो है हथियार बना रहे हैं। आज अब विमान हो, परमाणु पनडुब्बी हो, ICBM अंतर महाद्वीपीय मिसाइल हो, या रॉकेट सिस्टम हो, कोई भी ऐसा हथियार नहीं, ड्रोन हो। पहले क्या इम्पोर्ट होता था सर? पहले हम सब इम्पोर्ट करते थे, तो उसका गोला छोड़ करके और बंदूक की कुछ गोलियां छोड़ करके बाकी हम सारी चीजें इम्पोर्ट करते थे, यहाँ तक कि राइफल तक। इसके पीछे क्या मानसिकता थी? मानसिकता ये थी कि हम बना ही नहीं सकते, हमारे पास तकनीक नहीं है, हमने रिसर्च पर उतना ज्यादा जोर नहीं दिया, DRDO को बहुत कम फंड दिया गया, हमारे ही वैज्ञानिक हमारे यहाँ ही पढ़ करके अमेरिका में चले जाते थे, अब वही वैज्ञानिक जो हमारे यहाँ रुक करके अच्छा पैकेज पा रहे हैं, यहीं पर अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, DRDO को बहुत आगे ले जा रहे हैं। DRDO जो है विश्व की किसी भी संस्था के तो सरकारी उदासीनता थी,
सरकारी उदासीनता निश्चित रूप से थी। पहले की सरकारों ने देश की सुरक्षा के खतरे को उस परिमाण में नहीं समझा जिस ढंग से हमने समझा है आज। दूसरी बात थी कि हम ये मानकर चलते थे कि हम केवल सुरक्षा के लिए, सेना जो है भारत की रक्षा करने के लिए है। पहली बार हमने कहा कि भारत की रक्षा करने के लिए नहीं, जहाँ से भी हमारा शत्रु अटैक करेगा, ऑफेंसिव डिफेंस, ऑफेंसिव हो गए, हम आक्रामक हो गए, कि हम केवल अपने को बचाने के लिए नहीं है, सामने वाला अगर एक मुक्का मारेंगे तब दो मारेंगे, मतलब उस प्रवृत्ति में आ गए। इससे क्या हो गया कि हमारी सेनाओं का मनोबल भी बढ़ा और मेक इन इंडिया के तहत हमने हथियारों के उत्पादन में ज्वाइंट वेंचर में बड़े अच्छे काम किए। आज जैसे LMG जो है इजराइल की सहायता से हमने जो बनाया सबसे महत्वपूर्ण गन है, हमने अमेरिका की सहायता से धनुष तोप और माउंटेन तोप जो बनाई है गन्स हमारी बहुत अप टू डेट है और उनके गोले तक में GPS सिस्टम फिट है, गोले तक इसीलिए तब में पाकिस्तान के 118 बंकर उड़ाए, सपोर्ट उड़ाई जहाँ से उन्होंने हमला किया था। तो इस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। फिर वो चाहे रॉकेट सिस्टम हो, पिनाका रॉकेट हमारा विश्वसनीय है जिसको फ्रांस भी खरीदना चाहता है, ब्रह्मोस से लेकर के अग्नि 5 और अग्नि 6 तक के 5 के 6 तक जो हमारी मिसाइलें चल रही हैं, इस क्षेत्र में हमने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ड्रोन के उत्पादन में हम बहुत तेजी से लगे हुए हैं और सैटेलाइट के विकास में इसरो भी लगातार लगा हुआ है। भारत ने भी प्राइवेट प्लेयर्स को भी उतार दिया है एलन मस्क की तरह, तो कई कंपनियां इस क्षेत्र में भी आ रही हैं। तो आने वाले समय में आप उनका भी चमत्कार देखेंगे। तो पनडुब्बियां भी जैसे आप देख रहे हैं कि हमने INS अरिहंत को बनाने में लार्सन ग्रुप की भी भूमिका थी। प्राइवेट प्लेयर्स को भी हमने काफी अवसर दिया है और इनके आ जाने से हमारी जो अपनी कंपनियां थी सार्वजनिक क्षेत्र की, उनकी उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ गई और DRDO जो भी रिसर्च कर रहा है वो अगले दिन जो है लोग बना करके दे दे रहे हैं, बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन हो जाता है। तो इससे हमारी रक्षा रणनीति जो है पूरी तरह से बदल गई और हमारी क्षमता में अभूतपूर्व इजाफा हुआ। सर और एक मतलब मैंने सुना था, सच है कि नहीं पता नहीं, सैटेलाइट में ऐसा कोई सिस्टम बना हुआ है कि भाई ऊपर से ही सैटेलाइट को दूसरे सैटेलाइट को हम नष्ट कर सकते हैं? हाँ, सैटेलाइट में भी भविष्य में युद्ध हो सकता है जिसको स्टार्स वार कहा गया है। तो भविष्य में अगर कोई देश सैटेलाइट पर आक्रमण करता है तो हम अपने सैटेलाइट को उससे प्रोटेक्ट करने का सिस्टम भी दे रहे हैं। तो एंटी जैमर सिस्टम हो या जैमर सिस्टम हो या दूसरे सैटेलाइट से टकराने की स्थिति आती है तो कैसे खुद को बचाना है। जैसे डॉग फाइट अभी तक एयरक्राफ्ट के बीच होती है आमने सामने की लड़ाई, तो ऐसे दो सैटेलाइट में भी भविष्य में लड़ाई हो सकती है। हम भी उसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई कोताही नहीं बरत रहा। और अगर चीन अंतरिक्ष हथियार तैनात करेगा तो हम भी करेंगे, हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो किसी भी क्षेत्र में हम पीछे नहीं रहना चाहते क्योंकि आने वाला युद्ध साइबर वार और स्पेस वार जो बोलते हैं, साइबर युद्ध और अंतरिक्ष युद्ध का होने वाला है और उसकी तैयारी बहुत जरूरी है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, और एक लास्ट टॉपिक पूछना चाहूंगा कि हमेशा कहते हैं कि BOQ हमको लेना है, BOQ ले सकते हैं, ठीक है, हमेशा स्पेकुलेशन बना रहता है। आपके हिसाब से क्या ले सकते हैं या उसका क्या कोई बन सकता है? देखिए, जब राजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय किया था भारत में, तो उसमें संपूर्ण जम्मू कश्मीर का है जिसमें आज का गिलगित बाल्टिस्तान और पूरा के, तो वो तो हम लेंगे ही क्योंकि वो संवैधानिक दृष्टि हमारा है। भारतीय संसद में नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया है कि यूके भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत उसे लेकर रहेगा। तो भारत जब चाहेगा उसको लेकर रखेगा। भारतीय सेनाओं ने बाकायदा युद्धाभ्यास करके अपने को तैयार रखा हुआ है कि कितने घंटे की नोटिस पर वो यूके ले लेंगे, तो होना ही है, देर सवेर होना ही है। तो उस यूके लेने में मतलब किस ढंग का युद्ध होता है, हम उसकी तैयारी जो है लगातार कर रहे हैं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी रखा गया, उसको रोका नहीं गया है। तो अगर पाकिस्तान अब कोई गलती करेगा तो उस गलती का खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा और न केवल यूके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े भी कर देंगे। बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा, पंजाब केवल पाकिस्तान के रूप में बचेगा, बाकी पीओके तो हमारा ही है, तो ले लेंगे। तो ये होना है, देर सवेर होना है। किस समय ग्रह नक्षत्र बदलेंगे, पीओके वाले खुद चाहते हैं भारत ऊपर कब्जा करेंगे और उधर से अफगानिस्तान भी चाहता है कि हमारी भारतीय सीमा अगर मिल जाए हम जमीन के जरिए व्यापार आरंभ कर देंगे तो पाकिस्तान की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो देर सवेर उधर से भी सहयोग मिलेगा, यह होना है। सर अभी हम मुंबई के बारे में सोचते हैं, मुंबई कितनी सुरक्षित है? मतलब चाहे वो टेररिज्म के हिस्से हो या वॉर के जोन से हो,
कितना, क्योंकि सेंसिटिव है काफी, अपना जो एरिया है वो इकोनॉमिकल का ही है या फिर पॉपुलेशन के डेंसिटी से काफी डेंस है, तो किस तरह से इसको आप आते हैं? देखिए, दिल्ली और मुंबई भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से हैं, क्योंकि इनके लिए सुरक्षा पर सब ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है और किया जा रहा है। आपने देखा होगा हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत आगे बढ़ा है, इसलिए आतंकी हमले अधिकतर रोक दिए गए। तो आतंकी हमले मानकर चलिए कि आसान नहीं है अगर कोई मुंबई का व्यक्ति बहुत ज्यादा सहयोग नहीं करता है। जैसे मुंबई का बमबार भी तब हुआ जब याकूब मेमन ने जो है मिल करके सहयोग किया। तो इसलिए आतंकी हमला तो 100% रोका जा सकता है। इसके बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, 5-10 साल स्थितियां और देखनी होगी। लेकिन जिस ढंग से 2014 के बाद देश के दूसरे हिस्से में हमले नहीं हुए, उससे वर्तमान सरकार पर भरोसा आप कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि हमने महत्वपूर्ण जो सैन्य ठिकाने हैं उसकी सुरक्षा के लिए हमने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर बराक एयर डिफेंस सिस्टम तक, लेजर हथियार से लेकर जो हमारे डायरेक्ट एनर्जी वीपन्स हैं सब मुंबई की सुरक्षा के लिए भी तैनात की हुई है। हमारा S-400 का जो अभी स्क्वाड्रन आया है, कल ही आया है रूस से, जो चौथा स्क्वाड्रन है, जिसको हम कच्छ में तैनात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से आने वाले किसी भी खतरे को नष्ट करेगा। तो एक प्रकार से मुंबई की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी तैयारी है। और हमारे खुद के जो एयर डिफेंस सिस्टम बन रहे हैं प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत, वो अभी हम मुंबई और उसके आसपास के जो भी सैन्य ठिकाने हो, चाहे नासिक हो चाहे पुणे हो, क्योंकि पुणे में तो साधारण कमांड ही है पूरी की पूरी सेना की, तो और नौसेना का पूरा कमांड जो है मुंबई में हेडक्वार्टर है, तो हम हर चीज की सुरक्षा कर रहे हैं, उसको लेकर कोई बता नहीं। ओके, और बाकी नौसेना अरब सागर में रहती है, तो समुद्र के रास्ते कोई संकट ही नहीं आ सकता। सर, अभी ऑपरेशन सिंदूर में अपने अनजाने संदर्भ में ही इतना कुछ पता है, इसके अलावा और क्या स्पेकुलेशन आप एज्यूम करते हैं? जी देखिए, युद्ध का आने वाला समय जो है पूरा बदल रहा है और कितने बड़े पैमाने पर हमले होंगे वो कह पाना मुश्किल है। अब आमने सामने की लड़ाई तो नहीं होगी, अब जो होगा वो ड्रोन वारफेयर और मिसाइल वारफेयर ही होगा। आने वाले समय में कौन सा देश कितने ड्रोन और कितनी मिसाइलें एक साथ छोड़ता है और उसको मार गिराने की क्षमता हम कितनी विकसित करते हैं, उस पर पूरा युद्ध का परिणाम जो है निकलेगा। जैसे अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देश अपने को बचा नहीं पाए ईरान की मिसाइलों से, लेकिन हमने हाइपरसोनिक मिसाइल और आप कह सकते हैं मीडियम रेंज की मिसाइल को मार गिरा करके ये बता दिया कि हमारे पास सिस्टम है जो उसको मार गिरा सकता है। तो ये सिस्टम हम लगातार अपग्रेड कर रहे हैं और डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में अगर युद्ध का परिमाण बड़ा होता है और इससे बड़ी चुनौती भी आती है, तो उसको भी भारत अच्छी तरह से झेल जाएगा और सही समय पर शत्रु को सटीक हमला करके जवाब भी दे देगा। ये सारी चीजें आने वाली है। तो उसकी फंड्स की भी बात करेंगे तो कितना मतलब एक्सेलरेट होता है? देखिए, भारत सरकार ने तो फंड अपनी तरफ से बढ़ाया ही है, लेकिन चूंकि रक्षा बजट की अपनी सीमा होती है, इसीलिए प्राइवेट प्लेयर्स को आ गया। प्राइवेट प्लेयर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हथियार का प्रोडक्शन कर देंगे, तब हम उसको खरीदेंगे, तो भारत सरकार तब उसको ऑर्डर देगी। तो लगातार जो उत्पादन की सीमा रहती थी वो संकट खत्म हो गया है। अब अडानी पैसा लगा रहे हैं, अंबानी पैसा लगा रहे हैं, आपका टाटा पैसा लगा रहे हैं, महिंद्रा लगा रहा है, तो लार्सन एंड टुब्रो लगा रहा है, तो सब अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सब मिलकर के एक बड़ी महाशक्ति बनते हैं और सारी कंपनियां मिलकर के देसी विदेशी, इजराइल भी बहुत सारी फैक्ट्री जो है भारत में इसलिए शिफ्ट कर रहा है कि अमेरिका से उसको हथियार लाने में समय बहुत ज्यादा लगता है। तो बहुत सारी चीजें ज्वाइंट वेंचर में चल रही है और लगातार पार्टनरशिप में आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में चीजें और बढ़ने वाली है। इसलिए अमेरिका ने कहा कि भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भी बहुत सारे हथियार चूंकि ईरान में जो उसने यूज किए अमेरिका से लाने में बहुत समय लगता है, तो चाहेगा कि अगर उसकी कंपनी भारत में रहे ज्वाइंट वेंचर में, तो यही से हथियार उठा लेगा, तो उसके लिए हमला करना आसान होगा। तो इस प्रकार की स्थितियाँ बन रही है और उसमें हम बड़े प्लेयर के रूप में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हाँ, तो और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से कि ये बुक के बारे में, कि हमने तो बुक कंप्लीटली इसको रिव्यू किया है, आप इसको खरीद के पढ़ सकते हैं जी, ये यहाँ पर उपलब्ध है, अमेज़न पे उपलब्ध है। सामयिक प्रकाशन नई दिल्ली ने छापा है, इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हो गया है जो जल्दी ही आपके बीच आ जाएगा। और एक फिल्म बनी है भारत देश है मेरा,
तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर पर बातें जो अंत में कही गई है मैं ही नरेट कर रहा हूँ, इस पुस्तक के आधार पर ही उसमें वो सारा का सारा जिक्र है। तो भारत देश है मेरा फिल्म आएगी, वो अभी आप देखिए, और इस पुस्तक को पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि भारतीय सेनाओं ने कितना बड़ा पराक्रम दिखाया है। सो थैंक यू सो मच। आप ये बुक खरीद के पढ़ लीजिएगा, इसमें काफी जानकारी है। 1-1.5 घंटे के अंदर में आप जितनी जानकारी इकट्ठा कर सकते दे सकते हमने दिया, पर ये बुक काफी मोटी है, इसको खरीद के आप पढ़ सकते हो, काफी जानकारी है। एग्जैक्टली अनजाने संदर्भ पूरी तरह से भरे हुए हैं, आप इसको लेके पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। फिर से नए गेस्ट के साथ में हम अगली बार हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।